हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की पॉडकास्ट सीरीज में। और हम अभी तक 2 पॉडकास्ट सीरीज कर चुके हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, जिसमें पार्ट 1 में हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पार्ट 2 में हमने बिजनेस मैनेजमेंट को कंप्लीट करा था। आज हम लोग करेंगे जी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, जो पेपर 2 कॉमर्स का है और इसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जबकि ये इतना बेसिक यूनिट है कि अगर आपने थोड़ा बहुत इसमें ध्यान दे दिया तो आप डायरेक्टली इसमें स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ये सारा स्टैट्स बेस्ड है। सारा आपका कुछ नहीं करना, कोई दिमाग नहीं लगाना, बस आपको देखना है, रटना और चले जाना है और चीजों को थोड़ा बहुत समझ के आंसर्स कर देने। देखिए जी, लास्ट 2 क्लास में जो है वो हमने सिर्फ पॉडकास्ट सीरीज के थ्रू सिर्फ अपने क्या रिवीजन किया था, बस ईयरफोन लगा के रिवीजन कर लिया था। लेकिन जो ये स्टैट्स है, ये क्या है कि आपको डेटा देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने पीपीटीज बना रखी है, उसके थ्रू हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और उम्मीद है कि ये अगले 1.5 घंटे में आपको स्टैट्स की सारी नॉलेज मैं देने की कोशिश करूंगा। आराम से पढ़ेंगे और चीजों को समझेंगे, और ये आपने 1.5 घंटा अगर अच्छे से दे दिया तो आपके कम से कम 10 मार्क्स यानी कि 10 नंबर 10 नंबर बोल रहा हूं, 10 क्वेश्चंस आपके श्योर हो जाएंगे, क्योंकि पेपर 2 कॉमर्स से स्टैटिस्टिक्स में 10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आ जाते हैं, कभी 12 कभी 8, ये इस अलग बात है, लेकिन 10 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं क्लास की ओर। आइएगा जी, देखिएगा जी, मैं आपको दिखूंगा नहीं, लेकिन मेरे देखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको चीजें समझ में आ जाए। नहीं, हाँ जी, तो चलिए आइए चलते हैं क्लास में। ये देखिएगा आपको क्या दिख रहा है, एवरीडे फ्री क्लासेस। चलिए एक इंफॉर्मेशन है वो भी मैं दे ही देता हूं। देखिएगा आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है एवरीडे फ्री क्लासेस ऑन यूट्यूब। तो सर ये क्या है? बेसिकली आपको पता है कि नेट वाला भैया क्या एक मिशन पे है, उसमें क्या फ्री एजुकेशन देना, क्या नहीं? तो पेपर 1 और पेपर 2 जो एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं, ऑलरेडी हम इस मिशन पे आगे चल चुके हैं और उसमें से क्या क्या दे दिया है हमने। कम्युनिकेशन का लेक्चर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, उसके साथ साथ टीचिंग के 20 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं और अभी चल रहा है टीचिंग। इंटरनेशनल बिजनेस के 38 लेक्चर्स कवर किए हैं और क्या, और सर अभी अकाउंटिंग शुरू करी है, तो अकाउंट्स के साथ हम मूव ऑन कर रहे हैं। पेपर 1 रात के 8 बजे और पेपर 2 रात के 9 बजे हर दिन वीडियोस अवेलेबल रहती हैं। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो जाके ये सारे लेक्चर्स चेक करें, यूट्यूब पर अवेलेबल हैं और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। अगले जून के एग्जाम के लिए हम यहीं पे आपकी सारी प्रिपरेशन करा देंगे। चलिए जी, मिलते हैं अब आगे स्टैट्स के रिवीजन सीरीज के साथ। आइएगा, चलिए। हेलो, हाँ जी, अब देखिएगा, आइएगा, ये तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया जी। हाँ जी सर, मिल गया इन्फॉर्मेशन। आपको अगर और भी कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिएगा जी, सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि भाई स्टैटिस्टिक्स वर्ड्स आया कहां से। नहीं तो देखिएगा, इसका निमोनिक्स हमने बना के रखा है मैंने। एक्चुअली देखिए क्या कह रहा है, द वर्ड स्टैटिस्टिक्स कन्वेज अ वैरायटी ऑफ मीनिंग इन द पीपल इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन किया है। तो सब स्टैटिस्टिक्स कम इटालियन वर्ड जिसको स्टैटिस्टा कहा गया है। तो इसको आप याद कैसे रखेंगे कि सर इटली से आया है और वर्ड क्या नाम है, स्टैटिस्टा। तो इसको याद रख सकते हैं इटालियनिस्टा, नहीं इटालियनिस्टा हो गया ये, फिर क्या स्टैटिस्टा कहां से आया है, इटली से, इसलिए इसको बोल दिया गया इटालिस्टा। अब आ जाइए, स्टैटिस्टिक्स वर्ड जर्मन से आया तो इसको बोल सकते हैं स्टैटिस्टिक। तो स्टैटिस्टिक वर्ड को अगर आप याद रखेंगे तो जर्मनिस्टिक बोलिएगा तो इजीली से याद हो जाएगा। फिर आप आ जाइए, स्टैटिस्टिक वर्ड आया लैटिन। लैटिन का वर्ड का क्या मतलब है जी, स्टेटस। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे तो बोलेंगे लैटिनस। कैसे याद रखेंगे, लैटिनस। लैटिनस मींस लैटिन वर्ड है और स्टेटस मीनिंग है कहां से आया सर, आया है लैटिन से। जर्मन वर्ड है जर्मनिस्टिक, इटालियन है तो इटालियनिस्टा। याद हो गया? हाँ जी सर। अब देखिएगा, स्टैटिस्टिक्स को बेसिकली 2 ब्रॉड टर्म में बांटा गया है। एक को बोलते हैं सिंगुलर सेंस और एक को बोलते हैं जी प्लूरल सेंस। तो जब सिंगुलर सेंस की बात की जाती है तो स्टैटिस्टिक्स के मेथड्स की बात की जाती है कि डेटा कलेक्ट कैसे करना है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है, नहीं। और जब बात करने की जाती है प्लूरल सेंस की, तो वहां पे हम बात करते हैं क्या कि कोई भी न्यूमेरिकल डेटा जो किसी फील्ड से रिलेटेड हो, जैसे प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्राइस, नहीं, इन सारी चीजों की बात की जाती है। अब देखिएगा जी, इसमें 2 तरीके के स्टैटिस्टिक्स की बात की गई है। एक को बोला गया डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरे को क्या बोला गया है सर, दूसरे को बोला गया है जी इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, नहीं
ये देखिए डिस्क्रिप्टिव और इन्फेरेंशियल। सर जो डेटा को डिस्क्राइब करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। नहीं, किसको बोलते हैं? जो डेटा को डिस्क्राइब करता है उसको बोलते हैं जो डिस्क्रिप्टिव, जैसे जो न्यूमेरिकल डेटा के साथ डील करता है और जो टेस्ट करके अप्लाई करके, ठीक है ना, टेस्ट को अप्लाई करने के बाद जो कंक्लूजन पार्ट लेके आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं जी क्या? इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फेरेंशियल का मतलब ये होता है एजम्पशन लगाना जो कंक्लूजन की ओर लेके जाता है। नहीं तो जैसे जब हम टी टेस्ट, एफ टेस्ट वगैरह यूज करके और जब हम कोई कंक्लूजन पे पहुंचते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे जी इन्फेरेंशियल। क्या यूज करेंगे? टी टेस्ट, एफ टेस्ट नहीं, कास्कर और क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। और डिस्क्रिप्टिव मतलब सर, डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्राइब करना डेटा को, जैसे मीन, मीडियन, मोड, ये सारा चीज जो हम काम करते हैं। नहीं, हाँ जी सर, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। अब चलिए जी, दो सैंपलिंग के दो क्या लॉ ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। एक को बोला जाता है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी और दूसरे को बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। देखिएगा जी, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी कहता है कि लार्ज पॉपुलेशन में से अगर लार्ज सैंपल लिए हैं और वो भी रैंडम बेसिस पर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। मैंने क्या बोला? लार्ज पॉपुलेशन, एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और उसमें से हमने लार्ज सैंपल लिया है। सपोज करिए कि 1000 की पॉपुलेशन है और 1000 में से हमने 990 सैंपल लिया है, तो उसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। अब लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर क्या कहता है? सर ये कहता है कि सैंपल साइज अगर लार्जर हो, जितना बड़ा सैंपल साइज हम लेंगे उतना रिजल्ट्स मेरा क्या होगा? एक्यूरेट आएगा। आप सपोज करिए कि कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स हैं और उस 1000 स्टूडेंट्स में से हमने 990 का फीडबैक ले लिया, तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 99.9% एक्यूरेसी नहीं आ जाएगी? हाँ जी सर, आ जाएगी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कि जितना ज्यादा सैंपल साइज मेरा लार्जर होगा उतना ज्यादा रिजल्ट क्या होगा? एक्यूरेट होगा। किसको कहेंगे? लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर। दो स्टैटिस्टिक्स, एक लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी जिसमें हमने क्या बोला? लार्ज पॉपुलेशन लेंगे तो में से लार्ज सैंपल लेंगे तो और रैंडम बेसिस पे, तो भाई वो हमारा क्या होगा? अच्छा डेटा कलेक्ट होगा। दूसरा हमने बोला लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर, जिसमें हमने बोला सैंपल साइज अगर लार्जर हो तो रिजल्ट क्या होगा? एक्यूरेट आएगा। अब चलिए चलते हैं जी क्या? मेजरमेंट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हमने एवरेज की बात करी थी। सर एवरेज कौन? दो तरीके का, एक मैथमेटिकल एवरेज और एक क्या? पोजिशनल एवरेज। सर मैथमेटिकल एवरेज में 3, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। और पोजिशनल एवरेज में मीडियन और मोड, ये दोनों आ जाते हैं। सर ये क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल पूछा गया है। ये एकदम ऐसे पूछा गया कि भाई मैथमेटिकल एवरेज में क्या क्या आता है, पोजिशनल एवरेज में क्या आता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, तो इसको ध्यान में रखिएगा। हाँ जी सर, हाँ जी। चलिए अब चलते हैं क्या? अब नेक्स्ट चलते हैं कि एवरेज क्या होता है, देखते हैं धीरे धीरे करके। नहीं, हाँ जी सर, देखते हैं। देखिए क्या बोल रहा है? बोल रहा है एवरेज इज एन अटेम्प्ट टू फाइंड वन सिंगल फिगर टू डिस्क्राइब द होल फिगर्स। नहीं, एवरेज का मतलब क्या हुआ कि पूरा डेटा जितना दिया हुआ है, मान लेते हैं कि 5 डेटा दिया हुआ है, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इन पांचों डेटा के बिहाफ में जो एक डेटा आएगा मेरे पास, ठीक है, उस डेटा को हम क्या बोलेंगे? एवरेज बोलेंगे। अब एवरेज में सबसे पहले क्या है? मीन दिया हुआ है, तो मीन क्या है? कह रहा है द मीन इज द एवरेज टू फाइंड द मीन, यू एड अप ऑल द नंबर्स एंड देन डिवाइड। देखिए यही चीज कह रहा है कि सारे डेटा को हमने ऐड किया और डिवाइड कर दिया, कितने फैक्टर उससे, तो इक्वल कितना आ गया? 15। तो इसको मीन कहेंगे। नहीं, अब आइएगा जी मीन। तो मीन क्या, क्यों गुड एवरेज कहा जाता है इसको? कहता है इजी है कैलकुलेट करने के लिए, सिंपल है। नहीं, ये सारा है, ठीक है। तो और आप देखिएगा जी प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। आइएगा पहले हम प्रॉपर्टीज पढ़ ले, फिर उसके बाद मीडियन में आगे बढ़ेंगे। नहीं, हाँ जी सर, देखिएगा ये देखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। क्या है प्रॉपर्टीज? सबसे पहला कह रहा है कि द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। देखिएगा जी, जब भी हम लोग मीन निकालते हैं तो उससे क्या होता है? डेविएशन होता है। जैसे कैसे? जैसे मान लेते हैं x हम लोग का मीन है, 2, 3, 4 वैल्यू दिया हुआ है, तो सिग्मा x कितना जाएगा? 9। और मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा x बाई n, तो 9/3 यानी कि 3 आ जाएगा क्या? मीन। अब dx हमें निकालना है। dx क्यों निकालना होता है सर? डेविएशन चेक करने के लिए। मीन डेविएशन होता है ना, तो डेविएशन चेक करने के लिए हमें क्या? मीन निकालना होता है। अब देखिए डेविएशन का फॉर्मूला होता है x माइनस मीन, तो x की जो वैल्यू 2 है और मीन ऑलरेडी कितना? 3 आ गया है, तो 2 में से 3 घटाएंगे तो -1, फिर 3 में से 3 0, फिर 4 में से
3 घटाएंगे तो +1। अब इन दोनों को ये करिएगा तो वैल्यू कितना आ जाएगा 0। यही बात ये कह रहा है कि जो सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, जो अर्थमेटिक मीन से, ये देखिए ये जो अर्थमेटिक मीन से हमने जो डेविएशन कलेक्ट किया, ये डेविएशन उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, हमेशा 0 होगा। तो ये क्या, ये पहला प्रॉपर्टीज है मीन का। अब नेक्स्ट चले, हाँ जी सर, अब क्या बोल रहा है ये ध्यान दीजिएगा सर, ये कह रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशन ऑफ द आइटम्स फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज द मिनिमम दैट लेस देन द सम ऑफ द स्क्वायर्ड डेविएशन ऑफ द आइटम्स फ्रॉम एनी अदर वैल्यू। सीधा सीधी समझिएगा, इसका कहने का मतलब हुआ कि जो डेविएशन ऑफ मीन का स्क्वायर होगा, जैसे अभी आपने ऊपर देखा ना, ये देखिए ये जो देखा डेविएशन, डेविएशन देखा ये, हाँ सर ये देखा डेविएशन। अब इसके बगल में क्या है सर, इसके बगल में डेविएशन ऑफ स्क्वायर है, ये वाला जो वैल्यू है डेविएशन ऑफ स्क्वायर वाला वैल्यू। तो ये किससे लिया गया, ये रियल मीन से लिया गया, नहीं क्योंकि मीन हमने निकाला उसके बाद लिया। तो वो कह रहा है कि भाई साहब जो डेविएशन ऑफ द स्क्वायर मीन रियल होगा, इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, जो एज्यूम्ड मीन होगा। एज्यूम्ड मीन कैसे निकलता है सर, तो आपको याद होगा जब आपने तो मीन निकाला होगा तो वहां हम लोग ए करके एक फार्मूला लिखते थे। क्या फार्मूला लिखते थे सर, a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एन या dx, कोई बात नहीं। तो a क्या होता था, a एज्यूम्ड मीन होता था। तो ये जो एज्यूम्ड मीन वाली जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर मीन का एज्यूम्ड वैल्यू। तो ये दूसरा प्रॉपर्टीज आपका क्या कह रहा है सर, दूसरा प्रॉपर्टीज मेरा कह रहा है कि जो एज्यूम्ड मीन से हम dx स्क्वायर निकालेंगे और जो आपका रियल मीन से dx स्क्वायर निकालेंगे, दोनों में से छोटा कौन होगा, जो हम रियल मीन से निकालेंगे वो, नहीं। हाँ जी सर, तो ये था आपका सेकेंड प्रॉपर्टीज। थर्ड प्रॉपर्टीज है, ये देखिए क्या कहता है, कहता है मीन इज अफेक्टेड बाय बोथ ओरिजिन एंड स्केल। अब सर ओरिजिन का क्या मतलब है, सर ओरिजिन का मतलब होता है प्लस एंड माइनस, ठीक है। अब इसमें से इफेक्ट कैसे होगा, बोल रहा है ओरिजिन में इफेक्ट होने का मतलब है किसी भी वैल्यू में प्लस और माइनस करो तो उससे इंपैक्ट पड़ेगा या उसकी वैल्यू में चेंज आएगा। सेम स्केल के लिए, स्केल बोलते हैं इनटू और डिवाइड को, यानी कि भागा और गुना को। इसमें क्या होगा, अगर किसी वैल्यू पर इनटू या क्या बोलते हैं डिवाइड कर दो तो वैल्यू उतने से ही चेंज हो जाएगी। इसीलिए बोला गया कि मीन क्या है, इफेक्ट दोनों करता है, ओरिजिन और स्केल को। यानी कि अगर मीन में कोई वैल्यू हम 2 से बढ़ाएंगे यानी कि इसका 10 हो जाएगा वैल्यू, तो उसकी फुल वैल्यू भी क्या होगी, 2 से इंक्रीज हो जाएगी, नहीं ये चीज। तो ये प्लस के साथ भी हो सकता है, माइनस के साथ भी होगा, इनटू के साथ और डिवाइड के साथ। इसीलिए इसको कहा गया है क्या, कि मीन इज अफेक्टेड बाय बोथ ओरिजिन एंड स्केल, दोनों के द्वारा क्या होगा, अफेक्ट होगा। नेक्स्ट चलें, हाँ जी सर चलिए अब आ जाते हैं जी मीडियन पे। मीडियन क्या, ये देखिए आइए, हाँ देखिए मीडियन क्या होता है जी, मीडियन मिडिल वैल्यू को बोलते हैं, नहीं मीडियन क्या होता है, मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स। टू फाइंड द मीडियन क्या करना पड़ता है, लिस्ट न्यूमेरिकल ऑर्डर हमको चेक करना पड़ता है कि भाई साहब सीक्वेंस ऑर्डर में बना ले, नहीं हाँ उस सीक्वेंस ऑर्डर बनाने के बाद हम क्या करते हैं, जो मिडिल वैल्यू होती है उसको फाइंड कर लेते हैं। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ऊपर वाले में तो मिडिल वैल्यू ये हो गई, इजीली फाइंड कर लिया। लेकिन अगर मान लेते हैं हमारे सम वैल्यूज रही, मान ले 6 वैल्यूज रही, 5 वैल्यू रही, अगर ऑड नंबर रहा तब तो हम मिडिल वैल्यू तुरंत फाइंड कर लेंगे। लेकिन अगर मेरी इवन नंबर रही यानी कि टोटल 6 वैल्यू रहा, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो जो लास्ट 2 मिडिल वैल्यू होगा उसको लेके 2 से डिवाइड कर देंगे और जो वैल्यू निकलेगी वो क्या हो जाएगी, मिडिल वैल्यू हो जाएगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं, नहीं हाँ जी सर। अब ये क्या बोल रहा है कि डेविएशन ऑफ अज्यूम्ड मीन ज्यादा होगा हमेशा डेविएशन ऑफ रियल मीडियन, सॉरी डेविएशन ऑफ अज्यूम्ड मीडियन ज्यादा होगा डेविएशन ऑफ रियल मीडियन से। अभी हमने पढ़ा था ना कि ये जो डेविएशन है dx ये हमेशा ज्यादा किससे था, वहां ऊपर मीन में क्या था, मीन में एज्यूम्ड मीन ज्यादा था और रियल मीन कम था। यहां पे क्या है, यहां पे सर एज्यूम, यहां भी वही हाल है कि डेविएशन ऑफ एज्यूम्ड मीन, सॉरी एज्यूम्ड मीडियन डेविएशन ऑफ एज्यूम्ड मीडियन ज्यादा होगा हमेशा किससे, डेविएशन ऑफ रियल मीडियन से। तो एक है रियल मीडियन, एक है एज्यूम्ड मीडियन। एज्यूम्ड मीडियन हमेशा ज्यादा होगा किसका, डेविएशन का, नहीं डेविएशन ऑफ रियल मीडियन से। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे।
ये क्या प्रॉपर्टीज है। अब आइएगा जी मोड में चलते हैं। मोड बोलता है किसको, जो सबसे टॉप मोस्ट वैल्यू होता है, जो फैशनेबल होता है, जो फ्रीक्वेंट वैल्यू होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोड। नहीं कह रहा मोड इज द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट ऑफन, प्रायर सबसे ज्यादा हो, इफ नंबर ऑफ इज रिपीटेड देयर इज नो मोड ऑफ द लिस्ट। देखिए इसमें दिया है मोड फाइंड करने के लिए 13 13 13 13, जो सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है 13, तो इसीलिए मोड क्या दे दिया 13। नहीं हाँ जी सर ये हो गया। तो अब क्या, तो सर इसके मोड किसको बोलेंगे, क्वालिटेटिव फेरोमोन हो, नॉन एज इंपिरिकल रिलेशनशिप हो, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू हो, नहीं फैशनेबल हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे जी मोड। अब आइएगा जी एएम जीएम और एचएम के रिलेशनशिप को चेक करते हैं। देखिएगा हमेशा इस रिलेशनशिप को याद रखिएगा, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। एएम हमेशा सबसे बड़ा अरिथमेटिक मीन, उससे छोटा जीएम और उससे छोटा या बराबर क्या एचएम होता है। अगर बोला इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव, देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है एएम का, ए और बी अगर पॉजिटिव है तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 क्या हो जाएगा अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा रूट ए बी, और हार्मोनिक मीन हो जाएगा जीएम स्क्वायर बटा ए एम, यानी कि 2ab, ठीक है सॉरी ए प्लस बी नहीं ए बी, 2ab ध्यान दीजिएगा 2ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा, ये एचएम बराबर ये हो जाएगा जी, ये भी तो एचएम का ही है, रूट हो जाएगा जी जीएम का, और एम का हो जाएगा जी ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो ये देख रहे हैं, हाँ जी सर ये रिलेशनशिप हुआ। अब आइए एक एक करके जीएम को समझते हैं और देखते हैं क्या बोल रहा है। जीएम का मतलब होता है जो पॉजिटिव वैल्यू या नॉन जीरो वैल्यूज की बात करता है, नहीं जैसे इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ, एरिया, जो वन फैक्टर्स वेरिएबल हो, ठीक है हाँ जी सर। अब एक चीज और याद रखिएगा, जो एग्जाम में बेसिकली पूछा जाता है वो क्या है कि जीएम का यूज कहां है, तो बोलता है जीएम इज यूज्ड टू फाइंड आउट द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द डेटा। जो डेटा को इंक्रीमेंट और डिक्रीजमेंट की बात करे वो क्या है, वो जीएम है। और जब भी कंसीडर्ड बेस्ट क्या बोलते हैं बेस्ट एवरेज को कंसीडर कर, जब इंडेक्स नंबर आपका बनाना हो, इंडेक्सिंग करना हो, तो जीएम को बेस्ट एवरेज माना जाता है। नहीं हाँ जी सर, तो ये क्या है, बस दो चीज इसमें जीएम में याद रखना है, क्या एक तो पॉजिटिव नॉन जीरो वैल्यू के लिए होता है, दूसरा वन फैक्टर वेरिएबल है जैसे इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ, एरिया, और तीसरा इंक्रीज और डिक्रीज डेटा को देखने के लिए ये किया जाता है। और इंडेक्स नंबर जब भी इंडेक्स नंबर की बात हो तो यहाँ पे जीएम को बेस्ट कंसीडर किया जाता है। अब आ जाइए हार्मोनिक मीन में। हार्मोनिक मीन जो होता है वो टू फैक्टर वेरिएबल होता है, जैसे हम चेक करते हैं ना स्पीड और आवर, प्राइस पर केजी, तो ये इसकी बात करता है किसकी, टू फैक्टर की। जैसे एवरेज रेट, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ये सब अगर निकालना है तो हमको हार्मोनिक मीन की जरूरत पड़ती है। अब आइए फटाफट क्या करते हैं, एक बारी ओवरऑल चार्ट देख लेते हैं जिससे हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिएगा जी सबसे पहले अरिथमेटिक मीन हमने क्या बोला, ए बी सी डिवाइड बाय 3 है ना। मोस्ट सिचुएशन में एवरेज मीन की जरूरत पड़ती है। मीडियन को मिडिल वैल्यू बोलते हैं, है ना, मिडिल ऑफ शॉर्ट लिस्टेड एवरेज मीन, है ना, क्या कह रहा है, हाउसेस इनकम या वेरिंग सैंपल्स के लिए यूज होता है। मोड होता है मोस्ट पॉपुलर वैल्यू, देखिए लिखा हुआ है मोस्ट पॉपुलर वैल्यू। नो कंप्रोमाइज, विनर टेक्स ऑल, पोटास में कोई कंप्रोमाइज की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसका सबसे ज्यादा वैल्यू रहता है वो उठा के ले जाता है। ज्योमेट्रिक मीन एवरेज फैक्टर के लिए होता है, इसका देख लीजिए अंडर रूट ए बी सी, ये हो गया। अगर 2 फैक्टर है तो फिर ए बी हो जाएगा, 3 फैक्टर है तो सॉरी 3 फैक्टर बोल रहा हूं, अगर इसमें वैल्यू 3 है तो ऊपर क्यूब हो जाएगा, अगर 2 है तो ए बी रहेगा तो रूट हो जाएगा। ये किसके लिए, वन फैक्टर वेरिएबल है, जैसे इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ, एरिया, वॉल्यूम, इसके लिए। और हार्मोनिक मीन जो है एवरेज रेट के लिए है, इसका फॉर्मूला होता है ए डिवाइड बाय 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी। तो ये बढ़ता जाएगा, मान लेते हैं 4 वैल्यू होगी तो यहाँ हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी प्लस 1 बाय डी। तो ये वैल्यू के ऊपर है कि जितना वैल्यू यहाँ होगा, है ना, इसको n बोल सकते हैं, n डिवाइडेड बाय 1 बाय ए 1 बाय बी 1 बाय सी और प्लस 1 बाय डी, और कंटिन्यू ऐसे इसको कंटिन्यू कर दिए, जितना वैल्यू होगा उतनी आपकी क्या होगी, इसका रूल निकल के आएगा। तो अब चले ना, हार्मोनिक मीन में क्या क्या देखता है जी, स्पीड देखता है, प्रोडक्शन देखता है और कॉस्ट देखता है। तो ये क्या है, ये 2 फैक्टर वेरिएबल है, याद रखिएगा, याद रहेगा, हाँ जी सर याद रहेगा। चलिए जी अब नेक्स्ट चलते हैं, प्रॉपर्टीज तो मीन की हो गई, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिएगा जी हम लोग पढ़ रहे हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, नहीं तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन का मतलब होता है कि भाई साहब ये जो वैल्यू देखिए, इस बिंदु को देखिए, यहां ये क्या है, सेंटर है। अब ये जो सेंटर है, इस सेंटर से कोई भी वैल्यू कितनी दूरी पर है, ये जो वेरिएशन है
इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। ये सेंटर से कोई वैल्यू कितनी दूरी पर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे जी क्या, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। नहीं समझ में आई बात? हाँ जी सर, जितना जिसका ज्यादा वेरिएशन उतना उसका ज्यादा डिस्पर्शन। आइएगा मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में क्या क्या देखेंगे हम लोग, आइए सबसे पहले मेजर ऑफ डिस्पर्सन में हम लोग देखेंगे कि अलजेब्रिक मेजर्स होता है और ग्राफिक मेजर्स होता है। तो अलजेब्रिक मेजर्स में क्या क्या सर, एक एब्सोल्यूट मेजर्स होता है, एक रिलेटिव मेजर्स होता है। एब्सोल्यूट मेजर्स में हम रेंज पढ़ते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ते हैं और मीन डेविएशन पढ़ते हैं। सर रिलेटिव मेजर में हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज पढ़ते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पढ़ते हैं, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ते हैं और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन पढ़ते हैं। आइए एक एक करके थोड़ा थोड़ा इसकी जानकारी ले लें। नहीं तो सबसे पहले शुरू किससे करेंगे सर, शुरू करेंगे रेंज से। आइए जी, तो सबसे पहले रेंज क्या, रेंज बोलते हैं हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। नहीं हाँ जी सर, इसको क्या बोलते हैं, एच माइनस एल, ठीक है, उसको बोलते हैं जी रेंज। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज का बस नीचे आप डिवाइड कर दीजिए h प्लस एल, तो ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो जाएगा। नहीं हाँ जी, थोड़ा सा नीचे आइए देखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अब देखिएगा जी इसका यूजेस क्या क्या है, रेंज क्वालिटी। देखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस पे बहुत बहुत ज्यादा तरीके ध्यान देना चाहिए आपको। क्या है जी बताता हूं मैं, एक मिनट रुकेगा। ये देखिए क्या करने के लिए किया जाता है रेंज का यूज, तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए किया जाता है। नहीं किसके लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए, वेदर फोरकास्ट के लिए, ठीक है, फ्लक्चुएशन इन शेयर प्राइस, इन सब चीजों के लिए रेंज का यूज किया जाता है। ठीक है हाँ जी सर। अब चलिए चलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन पे। तो सर इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है, अब देखिएगा इंटर क्वार्टाइल रेंज का जो फॉर्मूला होता है जी, आप Q3 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई, ठीक है सॉरी Q1 डिवाइड बाई 2, ये क्या हो जाएगा, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है। क्वार्टाइल डेविएशन मतलब जो आपके चौथाई भाग में जो डेविएशन हो रहा है उसकी बात हम कर रहे हैं। नहीं हाँ जी सर। अब इसके बाद चलें, हाँ ये देखिएगा इसका क्या मेरिट है जी, बोल रहा है किसका, क्वार्टाइल डेविएशन का। बोलता है भाई साहब ये इंडिपेंडेंस ऑफ ओरिजिन है बट नॉट ऑफ स्केल है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ कि प्लस माइनस जब करेंगे किसी भी वैल्यू पे तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही इनटू कर देंगे किसी भी वैल्यू मतलब यहाँ पे क्वार्टाइल डेविएशन में किसी भी वैल्यू को इनटू और डिवाइड से अगर आप वैल्यू करेंगे, जैसे मान लेते हैं क्वार्टाइल डेविएशन 3 है और इसको 2 से ये करेंगे तो उसके टोटल वैल्यू में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए क्या बोला ये कि इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है बट नॉट ऑफ स्केल है। ध्यान रखिएगा ये जो चीजें हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन और स्केल वाला इतनी बार पूछा गया है कि बता नहीं सकता। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंस ऑफ ओरिजिन नॉट ऑफ स्केल। किसकी बात कर रहा हूं, क्वार्टाइल डेविएशन की बात कर रहा हूं। अब नेक्स्ट चलें सर मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या होता है सर, मीन डेविएशन मतलब कि द एवरेज अमाउंट दैट वैल्यूज इन डेटा सेट डिफर फ्रॉम द मीन से जो डेविएशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन डेविएशन बोला जाता है। तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या, मीन डेविएशन का फॉर्मूला हो जाता है जी, देखिए मीन डेविएशन तीनों से निकलता है, मीडियन से भी, मोड से भी और मीन से भी। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो मीन का हो जाएगा जी x माइनस मीन डिवाइडेड बाई n। तो अगर यही चीज यहाँ पे आप मोड रहा तो मोड लगा लीजिए, और अगर यही चीज यहीं पे आपका क्या रहा, मीडियन रहा तो मीडियन लगा लीजिए। तो फॉर्मूला x माइनस सेंट्रल टेंडेंसी डिवाइडेड बाय क्या, n, ऐसे यूज कर सकते हैं। और सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, पीरियड, मोड तीनों आता है। नहीं हाँ जी सर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया जी मीन डेविएशन का आपका फॉर्मूला। अब आगे देखिएगा, बोल रहा है ये क्या है, इसका मेरिट क्या है कि लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। अगर कोई एक्सट्रीम वैल्यू से ये लेस इफेक्ट होता है। नहीं हाँ जी सर। अब चले स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब सिर्फ मीन की बात करता है। नहीं, जब स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा होगा तो डेविएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ देयर मीन क्या होगा, ज्यादा, लेकिन जब स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा तो उसकी डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी क्या होगी, कम होगी। नहीं हाँ जी सर। अब आइएगा देखेंगे, अब रिलेटिव मेजर की बात करते हैं, उसके फॉर्मूलेस की फटाफट देख लेते हैं। इसमें क्या है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है सर, लार्ज माइनस स्मॉल और लार्ज प्लस डिवाइड बाय लार्ज प्लस स्मॉल। तो इसको हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट भी लिख सकते हैं और हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट भी लिख सकते हैं। दूसरा है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, देख लीजिए Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1।
कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन डिवाइड बाय मीन और मीडियन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100। ये क्या, ये आपको 4 कोएफिशिएंट हो गए रिलेटिव मेजर के फार्मूलाज हो गए। अब आइएगा जी स्टैंडर्ड डेविएशन की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। नहीं, हाँ जी सर, तो देखिए सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज है वो बोलता है द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। पहला क्या है, n नेचुरल नंबर इज, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फॉर्मूला हो जाएगा जी, √1 डिवाइडेड n स्क्वायर माइनस 1। ये क्या है, इसकी पहली प्रॉपर्टीज है। दूसरा क्या है, व्हाट आर द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिवीजन फ्रॉम द आइटम इज टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज लीस्ट। देखिएगा जो अरिथमेटिक मीन से लिस्ट कब हो जाएगा, जब डेविएशन का स्क्वायर टेकन लिया जाएगा। तो यहाँ भी मतलब क्या सिंपल सिंपल बोल रहा है भाई साहब, जो रियल मीन है वो अज्यूम्ड मीन से क्या होगा, कम होगा, ज्यादा नहीं कम होगा, सॉरी ये देखिएगा ये क्या होगा, कम होगा नहीं। हाँ जी सर, अब थर्ड जो है, थर्ड बोलता है इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ओरिजिन नॉट ऑफ स्केल। सेम चीज, इंडिपेंडेंट फ्रॉम ओरिजिन नॉट फ्रॉम स्केल। ठीक है, तो ये क्या है, ये सर आपका 3 प्रॉपर्टीज था। अब देखिएगा कुछ रिलेशनशिप हैं किसके साथ, मैं यही इसको बता दे रहा हूं, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन का। इसको रिलेशनशिप क्या, पहला रिलेशनशिप एक प्लस माइनस क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू 50% कवर करता है टोटल एरिया का। सर इससे पूछा गया है क्वेश्चन, इसलिए मैं इस पे ज्यादा टाइम दे रहा हूं। मीन प्लस माइनस मीन डेविएशन इक्वल टू कवर करता है 57.51% ऑफ द टोटल एरिया। नहीं, थर्ड नंबर सर मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 68.27%। नहीं, हाँ जी सर, उसके बाद 4 नंबर कह रहा है मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 95.45%। इसको याद कर लीजिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और फिर कह रहा है जी प्लस माइनस ये 3 स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 99.73%। तो ये एरिया कवर करता है। ठीक है, ये हो गई आपकी क्या, चौथी प्रॉपर्टीज। और 5th नंबर की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन का एक और रिलेशन है, वो कह रहा है क्वार्टाइल डेविएशन इज 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम लोग 2/3 स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सर आपका 66.67% हो जाता है, या यहाँ पे 60% वाली गलती मत करिएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू 66.67 स्टैंडर्ड डेविएशन। और एग्जाम में आपको कंफ्यूज कैसे करेगा, यहाँ देगा 60% ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये फिर आपका गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा ये चीज। दूसरा रिलेशन होता है मीन डेविएशन इक्वल टू 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। 4/5 में यानी कि 80%, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं मीन डेविएशन इसको 80% ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है, जितने भी सारी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूं ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसका डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूं। आइए चलते हैं जी, अब चलते हैं जी स्क्यूनेस। देखिएगा स्क्यूनेस की बात क्या होता है, स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है, स्क्यूनेस का मतलब होता है विषमता। मतलब इसका मतलब क्या होगा सर, समान नहीं है, सिमेट्री की कमी है। नहीं, तो इसको हम लिख सकते हैं विषमता। विषमता मतलब सिमेट्री की कमी है, इक्वल नहीं है। नहीं, हाँ जी, तो इसको क्या बोलता है, देखिएगा जब सिमेट्री की बात होगी तो मीन, मीडियन और मोड क्या होगा, इक्वल होगा। हाँ जी सर, होगा। लेकिन जब असिमेट्री की बात होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये स्क्यूनेस की बात करता है। आइएगा इस फिगर में आप देखिएगा ध्यान से, आपको दिख रहा होगा क्या कि जब मीन, मीडियन, मोड बराबर है तो इसको सिमेट्रिकल कहा गया है। देखिए पहला फिगर ध्यान से पीछे राइट साइड से देखिएगा, तो मीन, मीडियन जहां मोड बराबर है उसको सिमेट्रिकल कहा गया कि डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है। लेकिन जैसे ही मीन की बड़ी की बारी आई कि मीन सबसे बड़ा है, उससे छोटा मीडियन है, उससे छोटा मोड है, यानी कि मीन अगर ज्यादा बड़ा, सबसे ज्यादा बड़ा रहा तीनों में से, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, राइट स्क्यूड या पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। नहीं, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या, उसके बाद है जी मीन छोटा, मीडियन उससे बड़ा और मोड सबसे बड़ा, यानी कि मीन छोटा तो इसको नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं या लेफ्ट टू राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं।
तो बस इसको याद करने का क्या तरीका, तीनों में डिफरेंस छोड़ दीजिए। मीन बड़ा तो पॉजिटिव स्क्यूड, मीन छोटा तो नेगेटिव स्क्यूड, मीन बड़ा तो राइट स्क्यूड, मीन छोटा तो लेफ्ट स्क्यूड। इज इट क्लियर? हाँ जी सर, क्लियर हो गया। तो यही बस इसमें यही याद करना है और कुछ याद नहीं करना है। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूं इसमें, एक क्या, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है। जैसे मेजर रिलेटिव स्क्यूनेस का फार्मूला है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, है ना। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फार्मूला क्या है, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। बॉलेज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है Q3 माइनस Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1। ठीक है, इसको बोलते हैं जी बोले का। एक और है केलीज का। केलीज का फॉर्मूला हो जाता है जी P90 माइनस 2P50 प्लस P10 डिवाइडेड बाय P90 माइनस P10। तो ये क्या हो गया, ये आपका जी फॉर्मूला होगा किसका, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, बॉलेज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और केलीज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। एक चीज और देखिएगा जी, एक होता है मोमेंट्स। मोमेंट्स क्या होता है सर, मोमेंट्स फर्स्ट मोमेंट मीन को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछा गया है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिएगा जी, फर्स्ट क्या, फर्स्ट बोलते हैं मोमेंट, नहीं मोमेंट फर्स्ट मोमेंट किसको बोलते हैं जी, फर्स्ट मोमेंट बोलते हैं जी मीन को। सेकेंड मोमेंट किसको बोलते हैं जी, सेकेंड मोमेंट जो होता है वो कहलाता है वेरिएंस। और थर्ड मोमेंट किसको बोलते हैं, थर्ड मोमेंट बोलते हैं स्क्यूनेस को। और फोर्थ मोमेंट कहा जाता है जी आपको किसको, कुटोसिस को। तो इसका एक निमोनिक्स था कुटोसिस। इसका एक क्या था, निमोनिक्स था कि आई एम वेरी स्वीट एंड काइंड। जैसे आई एम, तो ये याद रखिएगा, एम से फर्स्ट मीन, वेरी वेरी स्वीट, वेरी मतलब वेरिएंस, स्वीट मतलब स्क्यूनेस और काइंड मतलब कुटोसिस। तो इसका निमोनिक्स क्या हो गया, आई एम वेरी स्वीट एंड काइंड। नहीं, ये फर्स्ट मोमेंट एम, सेकेंड मोमेंट वेरी, थर्ड मोमेंट स्वीट और फोर्थ मोमेंट काइंड। इज इट क्लियर? हाँ जी सर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलें, हाँ जी सर। अब आ जाइएगा जी मेजर्स ऑफ कुटोसिस में। कुटोसिस क्या कहता है, देखिए कुटोसिस इसी ग्राफ में डिवाइड है और कुछ नहीं पढ़ना है कुटोसिस में आपको। तो कुटोसिस बात करता है बल्गिनेस की, नहीं बल्गिनेस मतलब ऊंचाई की। देख लीजिए, ये जितना ज्यादा ऊंचा उतना ज्यादा ये क्या है, कुटोसिस है। तो सबसे ऊपर जो होगा, सबसे बीच में ये होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। और इसी को कहा जाता है क्या, मेसोकार्टिक। नहीं, बल्गिनेस, बी फॉर बल्गिनेस है ना, ये देखिए जो बी लिखा हुआ है, बी मिटा वो बल्गिनेस। तो सबसे ज्यादा ऊपर जो है उसको हम क्या बोलेंगे, सॉरी सबसे ज्यादा ऊपर वाले को लेप्टोकर्टिक बोलते हैं। आई एम सॉरी, ये देखिए ये क्या हो गया, लेप्टोकर्टिक हो गया, लेप्टोकर्टिक। और बीच वाला जो है ये पार्ट, ये वाला, ये पार्ट, इसको बोलते हैं मेसोकर्टिक। और लास्ट वाला जो पार्ट हो जाएगा, ये पार्ट, इसको बोलते हैं जी प्लेटिकर्टिक। ध्यान रखिएगा, पूछ देगा कि भाई साहब लेप्टोकर्टिक क्या, मेसोकर्टिक क्या और ये प्लेटिकर्टिक क्या। तो एक ऐसे भी सवाल पूछ दिया जा सकता है कि सर जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है वो कौन सा कर्व होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। चूंकि बीच में है तो उसको हम लोग बोलते हैं लेप्टोकर्टिक। फिर हो जाए, आ जाइए, बोलेगा मोर पीक्ड कौन सा कर्व में है, उसको लेप्टोकर्टिक बोलेंगे। और उसके बाद जो आता है जी फ्लैटर, जो फ्लैटर कर्व है उसको क्या बोलते हैं, उसको प्लेटिकर्टिक बोलते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है B2, ये वाला वैल्यू, इसको ध्यान देखिएगा, B2 इक्वल टू 3, B2 इक्वल टू मोर देन 3, सॉरी इक्वल टू नहीं, B2 मोर देन 3, यह ध्यान रखिएगा। और तीसरा B2 लेस देन 3। इसको ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये बल्गिनेस है कि अगर B2 इक्वल टू 2 है, ये सॉरी 3 है, इसका मतलब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला है, यानी कि लेप्टोकर्टिक है। और B2 क्या है, B2 ज्यादा है 3 से, तो 3 से ज्यादा मतलब मोर पिक्ड, इसको बोलते हैं जी लेप्टोकर्टिक। नहीं, एक मिनट, बीच वाला मेसोकर्टिक होगा, सॉरी ये देखिए इक्वल टू है ना, ये बीच वाला, ये तो इसको बोलते हैं जी मेसोकर्टिक, सॉरी। और 3 से ज्यादा है मतलब सबसे ऊपर वाला, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जी लेप्टोकर्टिक।
और सबसे नीचे जो फ्लैटर है उसको क्या, प्लेटिकर्टिक, और इसी को बोला जाता है भाई साहब क्या, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को बोला जाता है क्या, मोर पीक्ड, और इसी को बोला जाता है क्या, इसको बोलते हैं जी फ्लैटर कर्व। नहीं, हाँ, तो बस इतना ही याद रखना है कुटोसिस में कि सबसे ऊपर जो लेप्टोकर्टिक, सब बीच में मेसोकर्टिक, और सबसे फ्लैटर प्लैटिकर्टिक। सर सबसे B2 से ज्यादा, B2 से ज्यादा 3, तो इसको क्या, प्लैटिकर्टिक। B2 ज्यादा 3 से लेप्टोकर्टिक, और B2 बराबर हो 3 के, तो इसको बोलते हैं मेसोकर्टिक। ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, 5-6 से ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा गया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट चलें, हाँ जी सर, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है क्या, कोरिलेशन और रिग्रेशन। आइएगा देखिए क्या बोल रहा है, कोरिलेशन कह रहा है द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स अंडर कंसीडरेशन इज मेजर्ड थ्रू द कोरिलेशन एनालिसिस। कोरिलेशन क्या है, कोरिलेशन रिलेशनशिप है बिटवीन, नहीं, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच का जो रिलेशनशिप बताता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरिलेशन बोलते हैं। नहीं, देखिए क्या बोल रहा है, द मेजर ऑफ कोरिलेशन कॉल्ड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, द डिग्री रिलेशनशिप एक्सप्रेस्ड बाय कोएफिशिएंट व्हिच -1 से ज्यादा या बराबर +1 से ज्यादा या बराबर, r की वैल्यू क्या होगी, हमेशा -1 से +1 के बीच में होगी। बोल रहा है द डायरेक्शन ऑफ ए चेंज इज इंडिकेटेड बाय अ साइन। नहीं, हाँ जी सर, फिर क्या कह रहा है, द कोरिलेशन एनालिसिस इनेबल अस टू एन आइडिया अबाउट द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स अंडर स्टडी। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए टाइप्स ऑफ कोरिलेशन भी बताया गया, वो तो इजी है, आप जानते होंगे। पॉजिटिव कोरिलेशन जब दोनों एक डायरेक्शन में जा रहा हो, नेगेटिव कोरिलेशन जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो, वेरिएबल्स जब दो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो, जैसे कि प्राइस और डिमांड, है ना, तो ये क्या है, अपोजिट में प्राइस ज्यादा डिमांड कम, डिमांड ज्यादा प्राइस कम, ये क्या हो गया, नेगेटिव। वही सप्लाई और डिमांड के साथ, तो सर सेम डायरेक्शन, सप्लाई ज्यादा डिमांड ज्यादा, नहीं ये वाला काम, ठीक है, सॉरी सप्लाई ज्यादा प्राइस ज्यादा, प्राइस और सप्लाई की बात कर रहा हूं मैं, सॉरी। उसके बाद 3 तरह के और भी रिलेशन है, सिंपल, पार्शियल और मल्टीपल कोरिलेशन। तो सिंपल कोरिलेशन जो नॉर्मल है, दो वेरिएबल्स के बीच में है, और पार्शियल कोरिलेशन वो कोरिलेशन होता है जिसमें 3 वेरिएबल्स में सिर्फ हम 2 वेरिएबल्स का यूज करते हैं, उसको हम पार्शियल कोरिलेशन कहते हैं। मल्टीपल कोरिलेशन मतलब होता है 3 या उससे ज्यादा कोरिलेशन की बात अगर हम करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल कोरिलेशन कहते हैं। लीनियर और नॉन लीनियर कोरिलेशन ये भी एक टाइप है। बोल रहा है दोनों वेरिएबल में सेम रेट या सेम अमाउंट से अगर चेंज होता है तो उसको लीनियर कोरिलेशन बोलते हैं, और दोनों वेरिएबल में अगर डिफरेंट अमाउंट से चेंज होगा तो उसको नॉन लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। अब आइएगा थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़े। प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहले क्या, कोरिलेशन यही माइनस और +1 के बीच में रहता है, पहला। दूसरा, कोरिलेशन भी एक ऐसा चीज है जो इंडिपेंडेंट दोनों से होता है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ओरिजिन एंड स्केल बोथ, और ये ओरिजिन और स्केल से इंडिपेंडेंट कहां था, सर मीन में था। याद रखिएगा कि मीन और क्या आपका कोरिलेशन, ये दो ही है जो दोनों से इफेक्ट होता है, इंडिपेंडेंट, सॉरी इफेक्ट नहीं, दोनों से इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज कोई भी ऐसा नहीं है जो दोनों से इंडिपेंडेंट है। और उसके बाद क्या, डिस्पर्सर्स में सारे के सारे जो हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है, नॉट फ्रॉम स्केल है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद कोएफिशिएंट कोरिलेशन इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन। अभी देखिए ज्योमेट्रिक मीन का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, a × b अंडर रूट पढ़ा था, तो सर अंडर रूट यहां भी क्या दिया हुआ है, bxy × byx, तो byx को यहां a मान लिया गया, bxy को b मान लिया गया, तो r = byx × bxy, यही हो गया क्या, कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट का आपका फॉर्मूला। कह रहा वन रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव देन अदर रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज आल्सो पॉजिटिव, कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या होता है ना, यहां पे हम लोग गड़बड़ा जाते हैं। देखिएगा कभी कभी आप प्रीवियस इस क्वेश्चन में आया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूं। अभी मान लेते हैं ऐसा एक क्वेश्चन दिया, ठीक है, 0.8 byx 0.2 bxy इतना दिया है, और बोला आंसर दिया, बोला भाई साहब ये माइनस और यहां भी ये माइनस, बोला भाई साहब आंसर बताओ। आंसर में दे दिया क्या, 0.4 माइनस 0.4 प्लस, ठीक है, ये माइनस प्लस दोनों दे दिया। तो यहां पे क्या होता है, फार्मूला तो सीधे सीधे आपको पता है, r√byx × bxy, सीधा सीधी बात पता है। दोनों का वैल्यू अगर ये माइनस है byx यानी कितना 0.8, ध्यान एक मिनट रुकिएगा, हाँ
अब देखिएगा, मान लेते हैं बी वाई एक्स का वैल्यू 0.8 माइनस में है, यहां भी 0.2 माइनस में है, ठीक है, ये माइनस में है, तो 8 दूनी 16 यानी कि हो जाएगा 0.16, ये भी माइनस में। अब इसका जो वैल्यू भी आएगा, आंसर भी वो भी -0.40 ही आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यही ये कह रहा है कि जो दो रिग्रेशन लाइन है, अगर एक पॉजिटिव रहा तो दूसरा भी पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव रहा तो दूसरा भी नेगेटिव ही होगा। इज इट क्लियर? हाँ जी सर, नेक्स्ट चलें। हाँ जी, अब आइए जी, अब चलते हैं कहां, अब चलते हैं प्रोबेबल एरर और स्टैंडर्ड एरर। देखिएगा, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया। प्रोबेबल एरर का फॉर्मूला होता है 0.6745 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय रूट एन। ये इतना बार पूछा है, इतना बार पूछा है कि मैं नाम नहीं ले सकता। उसका 2/3 ये भी कह सकते हैं, 6745 को 2/3 भी कह सकते हैं, 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाय रूट एन, इससे भी पूछ सकता है। दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। अब सर आर क्या बताता है? आर बता रहा है जी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को, जो आर होगा यहाँ पे, जो आर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालेंगे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, एन तो नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन बोलेंगे। तो बोल रहा है कि भाई साहब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या प्रोबेबल एरर कब सिग्निफिकेंट होता है? तो सिग्निफिकेंट होने के लिए उसके रूल्स हैं कि अगर 6 प्रोबेबल एरर के क्या से ज्यादा बड़ा हो जाता है आर, तो इसको हम सिग्निफिकेंट मानते हैं। क्या मानते हैं? सिग्निफिकेंट मानते हैं। लेकिन अगर मान ली प्रोबेबल एरर हो और ये बड़ा हो गया आर से, तो इसको हम नॉन सिग्निफिकेंट मानते हैं। नहीं, हाँ, तो सर हम कैसे बोलेंगे कि प्रोबेबल एरर सही है? तो हम ये वाला वैल्यू पुट करके देखेंगे कि आर बड़ा होना चाहिए किससे? 6 प्रोबेबल एरर से, तो हम मान लेंगे कि ये क्या है? सिग्निफिकेंट। और ये प्रोबेबल एरर कैसे निकालेंगे? तो इस फार्मूला के थ्रू निकाल लेंगे। नहीं, हाँ जी सर। अब चले नेक्स्ट, आइए, अब इसी में है कि स्टैंडर्ड एरर। देखिए, स्टैंडर्ड एरर और प्रोबेबल एरर में बस बहुत कुछ फर्क नहीं है। जो 2/3 वाला वैल्यू है उसको हटा दीजिए तो ये बन जाता है जी स्टैंडर्ड एरर। ये हो गया इसका फार्मूला। नहीं, हाँ जी, तो इसमें कुछ नहीं है, ये ज्यादा कुछ था है ही नहीं। अब आ जाइएगा जी नेक्स्ट, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। और इसका प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है? बोल रहा है भाई साहब ऐसा है कि वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर डिक्रीज मच मोर रैपिडली एज द वैल्यू ऑफ आर डिक्रीजेस। अगर आर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मान लेते हैं आर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू और ज्यादा से डिक्रीज होगी। एक प्रॉपर्टीज ये कहता है। दूसरा प्रॉपर्टीज कह रहा है कि मान लेते हैं द वैल्यू ऑफ आर विल बी ऑलवेज बी लार्जर देन आर स्क्वायर अनलेस क्या बोल रहा है? ध्यान दीजिएगा, द वैल्यू ऑफ आर विल ऑलवेज बी लार्जर देन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी आर स्क्वायर से। कब? जब अनलेस R1 R इक्वल टू 0 और 1, अगर इसको छोड़कर R इक्वल टू 1 हो गया या 0 हो गया तो ये प्रॉपर्टीज काम नहीं करेगा। इसके अलावा जितनी भी प्रॉपर्टीज इस पे, जितने भी वैल्यू होंगे उस पे ये काम करेगा। फिर क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ R इक्वल टू वैल्यू ऑफ R स्क्वायर when r इक्वल टू 1 और 0। ये तो सिंपल सा चीज है ना कि r और r स्क्वायर की वैल्यू बराबर होगी जब, देखिए, r और r स्क्वायर की वैल्यू बराबर होगी कब? जब बोल रहा है r की वैल्यू 1 होगी या 0 होगी। सी बात है, 0 कर लो और 0 के स्क्वायर 0 कर लो तो बराबर तो होगा ही। उसी तरह से r की वैल्यू 1 कर लो और 1 का स्क्वायर 1 कर लो तो बराबर तो होगा। ये मेरे को उल्लू बना रहा है यार, और कुछ नहीं। तो तीन प्रॉपर्टीज, एक जब r की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी तो r स्क्वायर की वैल्यू उससे ज्यादा ऐसे इंक्रीज हो रही है। जब r बड़ा होगा तो आर स्क्वायर उससे क्या होगा? छोटा होगा। याद रखिएगा, जैसे आर की वैल्यू मान लेते हैं कितना है? 0.5 है, ठीक है। तो आर की वैल्यू अगर मान लेते हैं 0.5 है तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.25। ध्यान रखिएगा ये चीज, आर अगर 0.5 हुआ तो आर स्क्वायर कितना हुआ? 0.25। देख लीजिए, 0.5 ऑलवेज बड़ा है किससे? 0.25 से। नहीं, तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज कि आर अगर डिक्रीज तो आर स्क्वायर उससे ज्यादा से डिक्रीज। आर हम ज्यादा बड़ा होगा हमेशा आर स्क्वायर से, बशर्ते 1 और 0 उसकी वैल्यू ना हो। और तीसरी प्रॉपर्टीज क्या? कि आर और आर स्क्वायर बराबर होंगे जब 0 और 1 की वैल्यू दी रही होगी। ठीक है। और वैल्यू ऑफ आर कैन नॉट बी प्लस और माइनस बट आर स्क्वायर इज ऑलवेज प्लस। आर वैल्यू ऑफ आर जो होगा उसका कैन बी प्लस और माइनस हो सकता है, लेकिन आर स्क्वायर का जो वैल्यू होगा हमेशा प्लस में ही होगा। ये तो छोटा सा बात है, स्क्वायर करने के बाद सर माइनस की वैल्यू प्लस हो ही जाती है। अब चले सर रिग्रेशन में। हाँ आइए जी, देखिएगा इसमें 3 तरह का फॉर्मूला भी है, रैंक कोरिलेशन का और आपका किसका? कैलकुलेशन का। ये एक बार आप देख लीजिएगा, फॉर्मूला कहीं भी आपका अवेलेबल होगा। अब चलते हैं सर रिग्रेशन में। देखिए रिग्रेशन क्या बोलता है?
Regression is the tool for building mathematical and statistical models that characterize the relationship between the dependent variable on one more independent variable or explanatory variable, ratios, critical, all of the which। सर कुछ नहीं समझ में आया। देखिए जो रिग्रेशन है एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल पर क्या इफेक्ट हो रहा है उसको बताता है। नहीं, क्या इफेक्ट हो रहा है, बोल रहा है नॉन वेरिएबल के बेस पर अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालता है। जैसे हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो y क्या है, y अननोन वेरिएबल है और x क्या है, नॉन वेरिएबल है। तो y उसके बेस पर हम लोग क्या निकालते हैं, इस नॉन वेरिएबल के बेस पर अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा। नहीं, अब उसके बाद क्या है, इसमें 3-4 तरह के रिग्रेशन की बात की गई है। देखिए सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर में सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जब मल्टीपल रिग्रेशन की बात करें तो 2 और मोर इंडिपेंडेंट रिग्रेशन होता है। नहीं, हाँ वेरिएबल्स होता है। अब देखिए प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, आइएगा। कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन r इक्वल टू bxy इंटू by। इसका तो फॉर्मूला सर अभी आप बताए, r इक्वल टू अंडर रूट होता है byx इंटू bxy। तो इसी का तो सर जैसे ये रूट हटेगा तो इधर r स्क्वायर चल जाएगा और जैसे ही r स्क्वायर जाएगा तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। हाँ जी सर, कह रहा है इफ वन रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज ग्रेटर देन 1 देन अदर इज लेस देन 1 बिकॉज़ r स्क्वायर लाइज बिटवीन 0 एंड 1। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा कि एक रिग्रेशन अगर आपका 1 से ज्यादा हो गया तो दूसरा 1 से कम होगा ही होगा, क्योंकि ये लाई 0 से 1 के बीच में ही करता है। कह रहा है बोथ रिग्रेशन कोएफिशिएंट मस्ट हैव सेम साइन व्हिच आल्सो साइन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट r। हाँ, दो है byx और bxy की वैल्यू। अभी हमने ऊपर देखा ना, ये देखिए ये जो हमने सीखा कि दोनों की वैल्यू सेम होती है, उसी की बात ये कर रहा है। नहीं, हाँ जी, चलिए अब आगे बढ़े। हाँ जी सर, बढ़िए आगे। अब देखिएगा कुछ चीजें यहाँ पे सीखने लायक है जो एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, रिग्रेशन लाइन है आपका, क्या लाइन x ऑन, दो तरीके के लाइन होते हैं, एक होता है x ऑन y, एक होता है y ऑन x। हम एक अभी लाइन x ऑन y की बात करते हैं। ठीक है, अब x इक्वल टू a प्लस बी वाई। अब देखिएगा जी, जैसे अभी मैंने बताया कि ये क्या होता है, ये हो जाता है जी आपका नॉन वेरिएबल, जिसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। नहीं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। ये हो जाता है जी अननोन वेरिएबल, इसको हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। नहीं, हाँ जी सर, डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये हो जाता है जी आपका क्या, इसको हम लोग एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं और इसको हम लोग स्लोप ऑफ द लाइन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन कहते हैं। ध्यान, समझ में आ गई बात। अब इसी तरीके से y ऑन x भी हो जाएगा, तो y ऑन x के लिए डिपेंडेंट कौन जाएगा सर, y ऑन x मतलब y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। अब x ये हो जाएगा इंडिपेंडेंट, ये हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, ये हो जाएगा x इंटरसेप्ट और ये हो जाएगा स्लोप ऑफ द लाइन। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। अब देखिए रिग्रेशन इक्वेशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ये दो वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, x जो डिपेंडेंट है y पे या y जो डिपेंडेंट है x पे। इज इट क्लियर? हाँ जी सर, क्लियर है, बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। रिवीजन हो रही है। जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स की क्लास पढ़ेंगे ना, आपको स्टैट्स ऐसे इजी लगने लगेगा कि लगेगा अरे यार क्या हलवा, एकदम हलवा था ये। अब आइए देखिए, बात कर रहा है प्रोबेबिलिटी की। नहीं, तो प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज को हम लोग समझते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजीज है। ठीक है, उसको पहले समझते हैं, फिर हम इसको आगे पढ़ेंगे। एक मिनट नीचे आइएगा, ये देखिएगा, इसको मैं थोड़ा सा आप लिख लेना, मैं आगे इसको कंटिन्यू कर दे रहा हूं। ये देखिए, सबसे पहले है जी एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि जब भी हम किसी ट्रायल को कंडक्ट करते हैं, कुछ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। जैसे अगर हम एक सिक्का उछालें तो उस सिक्का को उछालने के बाद जो मेरा रिजल्ट आया उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे जी एक्सपेरिमेंट। दूसरा होता है इवेंट्स। अब इस इवेंट्स क्या होता है कि अब जैसे मान लेते हैं पॉसिबल आउटकम्स जब एक ट्रायल का किए हैं, जब एक्सपेरिमेंट किए,
तो उससे जो रिजल्ट आया, जिससे जो आउटकम आया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको इवेंट बोलेंगे। तो एक्सपेरिमेंट क्या था कि जो हमने सिक्का जो उछाले उसको एक्सपेरिमेंट बोले, उसका जो रिजल्ट आया उसको हम लोग इवेंट्स बोले। अब दो तरीके की बात होती है, एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, एक होता है म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स, जिसको हम लोग इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स भी बोलते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं थोड़ा थोड़ा चीज। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्या सर, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं चांस को, नहीं कि हमको इक्वली चांस मिल रहा है, या अनसर्टेनिटी को वो भी क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं कि हम लोग इक्वल चांस मिल रहा है कि नहीं। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ हाउ लाइकली समथिंग इज टू हैपन इफ यू फ्लिप अ कॉइन। एक कॉइन को आप अगर फ्लिप करते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉइन लैंडिंग हिट्स इज 50%, meaning that you expect it to land 50 times out of every 100 flips. If you roll a die, then the probability of a die landing in 4 1 by 6, because die has 6 faces, meaning that on average you would roll 4 ones on every 6 roll। बोल रहा भाई साहब एक सिक्का उछालेंगे तो उसको 50 टाइम फेंकेंगे तो उसको 100 फ्लिप होगा, तो क्या चांस है कि मेरा वो सिक्का हेड हो। ठीक है, तो चांसेस की बात करता है प्रोबेबिलिटी, नहीं। हाँ जी सर, अब ध्यान दीजिएगा, एक होता है इंडिपेंडेंट इवेंट, एक होता है डिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट बोलते हैं इसको, और डिपेंडेंट मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। क्या होता है ये, बोलता है when two or more events happen, जब दो या दो से ज्यादा इवेंट होते हैं, and the occurrence of one event does not affect the probability of the second event। बोलता है एक इवेंट के आकर करने की वजह से दूसरे इवेंट में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो उसको हम इंडिपेंडेंट बोलते हैं। अब इंडिपेंडेंट स्वतंत्र है ना जी, हाँ स्वतंत्र है, तो उसको कैसे इफेक्ट करेगा किसी को, वो तो अकेले चला जाएगा। डिपेंडेंट क्या करेगा, डिपेंडेंट में इफेक्ट होगा, एक इवेंट के होने की वजह से दूसरे इवेंट में क्या अगर कोई इफेक्ट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे जी क्या बोलते हैं जी, डिपेंडेंट इवेंट। अब देखिएगा इसका एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो पहली बार उछाले हुए सिक्के में हेड आने का और दूसरी बार उछाले हुए सिक्के में टेल आने का कोई मतलब ही नहीं है। कोई मतलब है, वो तो अलग अलग इंडिपेंडेंट है, कोई एक दूसरे से कोई रिलेट नहीं है। अगर हम एक बार सिक्का उछालेंगे और उससे हेड आ गया तो वो उसका अलग रिजल्ट होगा, एक बार टेल आ गया तो उसका एक अलग रिजल्ट होगा, दोनों का कोई कोरिलेशन नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। दूसरा देख लीजिए, कह रहा है अगर 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाल लेते हैं तो नेक्स्ट बार कार्ड निकालने के वक्त हमारे पास 51 कार्ड ही बचते हैं, जिससे हमारा इवेंट्स पर क्या होगा, इफेक्ट होगा। सिंपल सा बात समझ लीजिए ना, अगर हमारे पास ताश के पत्ते होंगे, जो खेलता होगा नालायक समझ जाएगा तुरंत, तो 52 पत्ता है, 52 में से एक कार्ड निकाल लिए। अब एक कार्ड निकाल लिया, उस पे जो हम इवेंट निकाले वो उस समय अलग होगा। अब जैसे एक कार्ड निकाले तो हमारे पास 51 ही बचाना जी, अब उस पे जो हम इवेंट निकालेंगे तो क्या उससे पहला वाला कार्ड की वजह से दूसरा वाला रिजल्ट इफेक्ट होगा ना, हाँ होगा। इसी को हम लोग डिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट चलें, हाँ जी सर नेक्स्ट चलते हैं, आइए जी। अब है प्रोबेबिलिटी का टाइप, नहीं डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। एक तो होता है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी जिसको मैथमेटिकल या प्रायरी प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है। तो इसको क्लासिकल की जगह प्रायरी भी कहना गलत नहीं होगा, और इसको मैथमेटिकल भी कहना गलत नहीं होगा, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी नहीं। ये क्या है सर, कहता है आउटकम्स और रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली या म्यूचुअली लाइकली। इक्वली लाइकली इवेंट्स पे ये डिपेंड होता है। देख लीजिए, कह रहा है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी यूज्ड व्हेन ईच आउटकम इज इन स्पेस इज इक्वली लाइकली टू अकर। फार्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली का, नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन अ सैंपल स्पेस। अब देखिएगा, कह रहा है अ डाइस इज रोल्ड, एक एग्जांपल दिया, एक डाइस रोल किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए। अब क्या ए रोलिंग कितना हुआ, 5, तो बोल रहा है कि देयर इज वन आउटकम इज इवेंट ए, नेमली ए इक्वल टू 5, तो ए डिवाइड बाय 1/6। क्यों, क्योंकि 5 इवेंट आएगा, डाइस कितने बार कितना चांस होता है उसमें 6, और 5 आने का चांस कितना है, तो 1/6, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा 0.16 आंसर हो जाएगा। नहीं, एक डाइस को उठाने का तो भाई कितना बार 1/6 ही बार आने का चांस है ना, 1 2 3 4 5 6 आता है, हाँ जी, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/6। नेक्स्ट चलें, हाँ जी सर। अब क्या ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है, नेक्स्ट बोलते हैं जी हाँ इंपिरिकल प्रोबेबिलिटी। अब इंपिरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इंपिरिकल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस से होता है। इसको स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है जी, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, नहीं हाँ जी सर
इसको स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्व किया जाता है, यूज्ड इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, लार्ज नंबर ऑफ, ये भी कहते हैं लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स भी कहते हैं। नहीं, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स था ना कि जितना ज्यादा नंबर लोगे उतना ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आएगा, वही। तो देखिए अब क्या बोल रहा है, कहता है मोर ऑब्जर्वेशन विल प्रोवाइड अ मोर एक्यूरेट रिजल्ट, जितना ज्यादा सैंपल लोगे उतना ज्यादा रिजल्ट होगा, ठीक है। अब इसमें इसका फॉर्मूला क्या सर, इसका फॉर्मूला देखिए, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी बोलता है, क्या बोलता है, नंबर ऑफ टाइम्स इन द इवेंट अकर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितना इवेंट अकर हुआ वो और उसमें से जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका टोटल रहा उसको क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ये जी, ठीक है। हाँ जी सर, अब आगे नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट आइएगा जी, सब्जेक्टिव अप्रोच टू द प्रोबेबिलिटी। अब सब्जेक्टिव अप्रोच क्या होता है सर, ऐसा प्रोबेबिलिटी जो सब्जेक्टिव अप्रोच लेकर काम करता है, नहीं जो क्या बोल रहा है, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस पे, ओपिनियन पे, जजमेंट पे, इस सब बेसिस पे जो काम होता है उसको हम लोग सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। जैसे बोलता है एग्जांपल क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग सुपर प्रॉफिट फ्रॉम द 10 इयर्स ऑफ अ फर्म। अब एक ये क्या हो जाएगा, ये तो अजम्पशन ही होगा ना, एक तरह से सब्जेक्टिव ही हो गया ना, क्योंकि 10 साल का सुपर प्रॉफिट के मेथड के हिसाब से हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अर्निंग निकालना है। तो ये क्या हो गया, ये सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी हो गया। आइए देखिए क्या बोलता है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या है, देयर इज अ लिटिल और नो पास्ट एक्सपीरियंस ऑन व्हिच बेस्ड प्रोबेबिलिटी एंड इंडिविजुअल असाइन एस्टिमेट अ प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन व्हाटएवर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उस पे प्रोबेबिलिटी असाइन करना। एग्जांपल देख लीजिए, कह रहा है एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी एट आर्ट ऑफ लिविंग विल मर्ज विद द गूगल। अब आर्ट ऑफ लिविंग मर्ज किसके साथ हो जाएगा, गूगल के साथ। बट एस्टिमेट प्रोबेबिलिटी मॉर्गेज रेट विल टॉप एट %। तो देखिए ये तो एजम्पशन लगाना है, ये क्या है, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। अब आइए मॉडर्न या एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको। क्या होता है ये बोलता है, इसको दिया था सबसे पहले, ध्यान दीजिए किसने, एंड्री एन कामलोगोरव, रशियन मैथमेटिशियन थे, 1939 में दिया था, ठीक है ना। इसमें बोला ही यूज्ड वेन डायग्राम एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन टू फील्ड ऑफ प्रोबेबिलिटी। इन्होंने सिर्फ ग्राफिक प्रेजेंटेशन की बात करी है, किसकी बात करी है, वेन डायग्राम और ग्राफिक प्रेजेंटेशन की, वेन डायग्राम और ग्राफिक प्रेजेंटेशन की बात करिए। नहीं, देखिए क्या बोल रहा है, वी डिफाइन विद द बेस्ट सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्री इवेंट्स दैट इज ए व्हिच एक्सक्लूसिव द अकरेंस ऑफ द वन ऑफ देम इंप्लाइज और नन ऑफ द अदर्स अकर व्हेन वी डिफाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ एक्स पाई। ये देखिए ये फॉर्मूला है इसका, याद कर लीजिएगा। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, बस इसमें इतना याद रखिएगा, ये रशियन मैथमेटिशियन ने दिया है और ये किस पर बात करते हैं, ये बात की है जी डायग्राम और ग्राफिक प्रेजेंटेशन पर, दैट्स इट। अब देखिए थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया भाई साहब इससे, ये ध्यान दीजिएगा। एडिशनल थ्योरम कुछ नहीं है, बस इतना याद रखो, जिस फॉर्मूला में प्लस आ गया PA प्लस PB, बस प्रोबेबिलिटी को ऐड करने वाला, उसको एडिशनल थ्योरम बोला जाता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए होता है, बस इससे ज्यादा याद ही नहीं करना है सर, बस काफी है, एग्जाम में इतना है, PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA प्लस PB, जहां ये दिख गया इसका मतलब एडिशनल थ्योरम है। उसके बाद क्या, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इसको जहां मल्टीप्लाई की बात आ गई, इनटू वाला ज्यादा दिया ना, ये पॉइंट इनटू का काम करता है, तो ये वाला जो थ्योरम है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं जी आपका मल्टीप्लिकेशन रूल। एक जो लास्ट है वो है बायस थ्योरम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई साहब, बायस थ्योरम भी क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बायस थ्योरम का नाम, 3 नाम है, एक इसको पोस्टेरियर प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, एक इसको रिवाइज्ड प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, और एक इसको इनवर्स प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ये 3 नाम है। थॉमस बायस ने दिया था 1761, यहाँ 63 कहीं 61 दिया हुआ है, ठीक है। क्यों बोला, बोल रहा बायसियन डिसीजन थ्योरी पर्पस इज टू डेवलप दैट सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम व्हिच इन्वॉल्व द डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। जो अनसर्टेनिटी है उसके रिलेटेड डिसीजन मेकिंग का काम ये करता है। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका फॉर्मूला, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहा है इट अलाउज रिवीजन द ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी विद द न्यू इन्फॉर्मेशन, इन अदर वर्ड्स इट इन्वॉल्व्स द एस्टिमेशन अननोन प्रोबेबिलिटी मेकिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ न्यू सैंपल इन्फॉर्मेशन। जो नए सैंपल इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पर ये क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं इंफॉर्मेशन को। एक तो ये है। दूसरा इसका जो है
ठीक है। सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कभी, सर सीक्वेंस क्या है? 4 तरीके का सीक्वेंस है, जिसमें 4 सीक्वेंस होते हैं। सबसे पहले ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी को हम एस्टिमेट करते हैं, नहीं तो जिसको हम प्रायर प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। तो यहाँ ये पूछा गया सवाल है इसलिए मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले क्या सीक्वेंस है कि ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी को हम एस्टिमेट करते हैं, फिर कंडीशनल जो प्रोबेबिलिटी है उसको ऐड करते हैं, अब इसके बाद इन दोनों को ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी के साथ करते हैं कि ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी कर देते हैं, मतलब दोनों को ज्वाइंट कर देते हैं, प्रायर और कंडीशनल को, और फिर उस बेसिस पर हम आर्बिट्रेरी इवेंट विद प्रोबेबिलिटी ये चेक करते हैं कि भाई दोनों में से कौन सही है। तो ये 4 है, पहले ओरिजिनल प्रोबेबिलिटी, फिर कंडीशनल, फिर ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी दोनों, और फिर आर्बिट्रेरी इवेंट कंप्लीट कर लेते हैं। आइएगा जी, अब चलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर। नहीं, हाँ जी, देखते देखते 1 घंटा कंप्लीट, लेकिन पता भी नहीं चल रहा है। नहीं, आइएगा अब क्या है, अब देखिएगा जी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 2 तरह का होता है। एक होता है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बोलता है ऐसा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम खुद से ऑब्जर्व करके निकाल सकते हैं किसी स्टैटिस्टिकल डिवाइस के थ्रू, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे एवरेज, क्यूनेस, डिस्पर्शन। ठीक है। अब थ्योरेटिकल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ? ऑब्जर्व में तो सर हम टेस्टिंग किए और स्टैटिस्टिकल डिवाइस के थ्रू हम निकाल लिए, लेकिन थ्योरेटिकल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है विच आर नॉट ऑब्टेन्ड बाय द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट, जिसमें कोई ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। ठीक है। तो ये 2 तरीके से होता है, एक को बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज, एक को बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में 2 तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जाती है, एक को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं और दूसरे को पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। और कंटिन्यूअस सीरीज में एक तरह के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जाती है जिसको हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। आइए अब चलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। बस देखिएगा क्या बोल रहा है, बाइनोमियल मतलब होता है, बोल रहा है द वर्ड बाइनोमियल लिटरली मींस 2 numbers। A binomial distribution is a random variable X known as a binomial variate is one in which there are only 2 possible outcome, success and failure। देखिए जी, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो बात करता है सक्सेस और फेलियर की बात कर सकता है फॉर इनफिनाइट नंबर ऑफ ट्रायल, जितना भी ट्रायल कर लो उसको सक्सेस और फेलियर कितना मिलेगा उसकी बात वो करता है। कह रहा है नोट दैट हाउएवर वी डिफाइन सक्सेस एंड फेलियर दैट 2 events must be mutually exclusive and complementary, that is they cannot occur at the same time mutually exclusive, some of their probability is 100% complementary। देखिएगा ये क्या बोला, ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की बात कर रहा है। नहीं, हाँ जी, तो सक्सेस और फेलियर को यहां कैसे दर्शाया गया? P इक्वल टू सक्सेस, Q इक्वल टू फेलियर। ये ध्यान रखिएगा, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ जी, तो P और Q किसको बोला गया? सक्सेस और फेलियर को बोला गया। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किसकी बात करी? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सक्सेस और फेलियर की बात की गई है। नहीं, अब इसके प्रॉपर्टीज पे आते हैं, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स बाद में देखेंगे, या देख लेते हैं। चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स, मीन इसके मीन के बराबर फॉर्मूला होता है एनपी। एनपी बोला गया, एन होता है नंबर और पी होता है क्या? सक्सेस। वेरिएंस एनपीक्यू, पी और क्यू सक्सेस को बोला गया, सक्सेस फेलियर को, और एन हो गया नंबर ऑफ इवेंट्स। उसका बाद स्टैंडर्ड डेविएशन इसका क्या होगा? अंडर रूट एनपीक्यू। तो इसका हम ऐसा अगर बोले कि वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो ये क्या गलत होगा? नहीं सर, ये बिल्कुल सही होगा। तो ये तो था जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स। आइए प्रॉपर्टीज की चर्चा हम करते हैं। सबसे पहले तो इसको हम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। किसको? बाइनोमियल को। लाइन ग्राफ में ग्राफ हो सकता है। अब देखिए शेप जो होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो दोनों हो सकता है जी, चाहे वो सिमेट्रिकल भी हो सकता है और असिमेट्रिकल भी हो सकता है। इसकी वैल्यू, इसकी डिपेंड किस पे करता है? P और Q के वैल्यू पे। अगर सिमेट्रिकल मतलब देखिए ये जो काम रहता है, 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिएगा। सिमेट्रिकल मतलब क्या हुआ? जो ये वाला था सेम लेवल, ठीक है, अगर तीनों बराबर हो, मीन, मीडियन और मोड बराबर हो। लेकिन असिमेट्रिकल क्या हुआ? जब ये बराबर ना हो, मान लो ये वैल्यू यहां से चले जाए, ये वैल्यू अगर हम ऐसे करके ले जा रहे हैं, ऐसे करके, तो ये हो गई क्या? ये हो गई असिमेट्रिकल। और एक वैल्यू मान लेते हैं हम ऐसे करके ले जा रहे हैं इधर ज्यादा, तो ये हो गई क्या? असिमेट्रिकल। तो ये तीनों हो सकता है भाई, सिमेट्रिकल भी और असिमेट्रिकल भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द क्या, इसका आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू पे ये डिपेंड करता है। नहीं, हाँ जी सर। अब क्या बोलता है कि मेन पैरामीटर्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 होते हैं, एन और पी। एनपी अभी इसकी बात करी हमने, एनपी ये देखो मेन पैरामीटर्स, हाँ एन और पी होते हैं। अब क्या? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी, सॉरी इसके बाद क्या? अब 3 फार्मूला, ये तीनों फार्मूला इसके प्रॉपर्टीज के अंतर्गत भी आते हैं कि मीन बराबर एनपी, स्टैंडर्ड डेविएशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या? एनपीक्यू, और वेरिएंस बोलते हैं जी किसको? एनपीक्यू को। तो एक चीज और याद रखिएगा, इसका जो है
आपको दिख रहा है? हाँ जी सर, एक मिनट दिखा बता रहा हूं, ये देखिएगा, मीन जो होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हमेशा वेरिएंस से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसको हम ऐसे कहें कि एनपी क्यू से बड़ा होगा। तो ये एक इसका भी क्या है, प्रॉपर्टीज है। ध्यान रखिएगा जितने भी प्रॉपर्टीज मैंने बताया सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो आप भी इसको एक बारी करके जाइएगा। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या होगा इसका, कि सबसे पहले थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी, तीसरा लाइन ग्राफ, ग्राफ में होगा, शेप कैसा होगा, सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल दोनों हो सकता है, मीन मीडियन मोड बराबर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ दी पी एंड क्यू। मेन पैरामीटर्स क्या है, एनपीक्यू है, सॉरी एनपी है। कांस्टेंट ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, मीन इक्वल टू होता है एनपी, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है अंडर रूट एनपीक्यू, और वेरिएंस इक्वल टू होता है एनपीक्यू। सिर्फ अंडर रूट और एनपीक्यू दोनों में फर्क क्या हो जाता है, बेसिक सा है। फिर मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा बड़ा होता है वेरिएंस से, इसलिए इसको बोलते हैं एनपी इज मोर देन एनपीक्यू। आइए जी अब चलते हैं जी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जहर, नाम ही सुन के लगता है नहीं जहर। अब किसने दिया, सैमन, डॉक्टर सैमन डेनिस पॉइजन ने 1837 में दिया। यहां भी ये सक्सेस फेलियर की बात कर रहा है, इसमें भी वो पी एंड क्यू की बात कर रहा है, लेकिन यहां जो सक्सेस होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, जो होने के जो चांसेस वो क्या बहुत कम है, रेयर इवेंट्स पे होता है। जैसे अब हम ये कहें कि मान लेते हैं किसी एक बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक होने की चांस क्या बहुत कम, रेयर। तो यहाँ पे P यानी यहाँ पे सक्सेस किसको माना गया है, जो मिस्टेक होगा उसको सक्सेस माना गया है। तो यानी कि मिस्टेक ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, यानी कि सक्सेस का चांस ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। और फेलियर यानी कि क्यू का चांस ऑलमोस्ट 1 हो जाएगा। वो ऑलमोस्ट इसलिए लिखा जाता है क्योंकि पूरे किताब में से थोड़ी सी गलती तो मिली, एक लाइन भी मिली, तो वो एक लाइन ऑलमोस्ट के अंतर्गत आ जाता है। आप जैसे मान लेते हैं सक्सेस का चांस मतलब P ऑलमोस्ट जीरो है, मतलब थोड़ी सी गलती तो मिली उसको, इसलिए क्या बोले ऑलमोस्ट जीरो। और फेलियर ऑलमोस्ट 1 इसलिए क्योंकि पूरे तरीके से फेल नहीं हुआ, एक जरा पॉइंट बिंदु भी गलती निकल गई तो निकल गई, इसीलिए इसको ऑलमोस्ट 1 कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये सबसे पहले रेयर इवेंट्स के लिए होता है। मतलब आप ऐसे इवेंट्स को कंसीडर कर सकते हैं जो इवेंट्स रेयरली होते हैं, जैसे नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया। अब तो ये तो 140 करोड़ की आबादी में अगर 100 मौतें हो भी रही है तो उसको वो इग्नोरेबल है नहीं। हाँ जी सर, तो ये क्या रेयर इवेंट्स के लिए, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको भी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी, प्रॉपर्टीज पे आ रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टीज पे आ रहा हूं। इसको भी क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। वैल्यू ऑफ p इक्वल टू ऑलमोस्ट जीरो और q इज ऑलमोस्ट 1। मेन पैरामीटर क्या है, np है। ठीक है, यहां मीन जो होता है यानी कि मीन जो होता है np बराबर होता है, वहां मीन क्या था, बराबर नहीं होता है। वेरिएंस इक्वल टू मीन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट m हो जाएगा नहीं। हाँ जी सर, और इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा गया है, इक्वल टू x e टू द पावर माइनस m। ठीक है, ये m स्क्वायर, ये माइनस m है, प्लस नहीं, इसको माइनस कर लीजिए, एक मिनट, ये माइनस m डिवाइडेड बाई x का फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। तो ये क्या हो गया, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो 3-4 प्रॉपर्टीज सर, पहले डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, p क्या सक्सेस का चांसेस ऑलमोस्ट जीरो, फेलियर का चांसेस ऑलमोस्ट 1, मेन पैरामीटर n और p। सर शेप क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है नहीं, हमेशा पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। उसमें क्या था बाइनोमियल में, सब डिपेंड ऑन द वैल्यू, सिमेट्रिकल भी हो सकता था। और इसमें लेकिन पॉइजन की बात करें तो शेप कैसा होगा सर, पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। नेक्स्ट चलें, हाँ जी सर, नेक्स्ट है जी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखिएगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है तीनों का तीनों मीन मीडियन मोड क्या है, बराबर है नहीं। हाँ जी सर, ये बोलता है यूज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल लाइक हाइट, वेट, इंटेलिजेंस, इसके लिए चेक किया जाता है। द फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय एडी मोवेर 1733 और 33, और उसके बाद रीडिस्कवर किया गया कार्ल गॉस, इसलिए इसको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको ध्यान देखिएगा। अब इस फिगर पे इसका सारा प्रॉपर्टीज बनेगा, इसलिए इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। पहला प्रॉपर्टी परफेक्टली डिसिमेट्रिकल, मतलब इक्वल, मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों क्या बराबर।
फिर बोल रहा है एंड बेल शेप्ड है, ये देखो घंटी वाला, ये देखो ये घंटी के शेप में है। हाँ जी सर। यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक इक्वल है, मीन मीडियन मोड इक्वली है, asymptotic नेवर टच द बेस लाइन। अब देखिएगा यहां जो ये बेस लाइन है ना, यहां पे एक लाइन होगा तभी तो ये होगा, तो ये जो लाइन कह रहा है नेवर टच द बेस लाइन, ये जो लाइन है और ये जो लाइन होगा ये कभी टच नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा, एकदम क्रॉस होके गुजरेगा, थोड़ा सा भी टच नहीं करेगा, थोड़ा सा एकदम लास्ट में रहेगा लेकिन टच कभी नहीं करेगा। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर्टीज क्या हो गया, asymptotic है, नेवर टच द बेस लाइन। ठीक है, क्या बोल रहा है, रेंज एक्सटेंड इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी। टोटल एरिया ऑफ नॉर्मल कर्व क्या होता है, ये टोटल एरिया जो ये यहां से यहां तक एरिया देख रहे हैं वो 1 होता है। बोला मीन ऑर्डिनेट डिवाइड होल पार्ट्स इनटू टू पार्ट्स, 50% ऑफ द राइट साइड एंड 50% ऑफ द लेफ्ट साइड। देखिए यहां इससे डिवाइड कर दिया तो ये राइट साइड 50% हो गया, ये लेफ्ट साइड 50% हो गया। ठीक है, Q3 प्लस Q1 इक्वल टू 2m, ये इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम क्वार्टाइल के इक्वी डिस्टेंस में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब क्या और बोल रहा है कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब और क्या सर, ये जो मीन से एक स्टैंडर्ड डेविएशन का डिफरेंस है, ये देखिएगा इसको वैल्यू होता है 68.2%। ठीक है, 27 होता है एक्चुअली 68.27। सो दो मीन का डिफरेंस जो यहाँ ये दिया गया है इसको बोलते हैं 95.45, और जो 3 मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन का डिफरेंस दिया है उसको 99.73 बोला जाता है। तो ये क्या, ये आपके प्रॉपर्टीज है, याद होगा। हाँ जी सर याद हो गया, तो फटाफट एक बार रिवीजन कर ले नॉर्मल में। हाँ सर, सबसे पहले परफेक्टली सिमेट्रिकल बेल शेप्ड होता है, यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन मीडियन मोड बराबर होता है, असिम्प्टोटिक मतलब नेवर टच द बेस लाइन, रेंज माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी, टोटल एरिया ऑफ नॉर्मल कर्व 1 होता है, ऑर्डिनेट ऑफ द नॉर्मल कर्व मीन मैक्सिमम होता है ना, क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल क्वार्टाइल 3 प्लस क्वार्टाइल 1 इक्वल टू 2 मीडियन, ये होता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 2 पॉइंट होते हैं। ठीक है, उसका कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। ठीक है, 1x प्लस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 68.27 ये होता है, 95.47 होता है और 99.73 होता है। लीजिए जी, बहुत जल्दी इतना हमने कवर कर लिया। अब क्या नेक्स्ट चलें सर, अब आते हैं सैंपलिंग पे। 2 तरह की सैंपलिंग होती है, एक कौन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, दूसरा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मतलब सैंपल को सिलेक्ट करने का वो तरीका जिसमें सबको क्या इक्वली चांस मिले, नहीं। हाँ जी, और जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मतलब इसका मतलब कि भाई साहब क्या कि वो जिसको इक्वली चांस ना मिले वो अपने हिसाब से डेटा कलेक्ट कर ले, उसको बोल रहे हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। आइए देखिएगा क्या रहा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में, क्या द सैंपल इज सिलेक्टेड एज रैंडम, रैंडम सिलेक्शन होता है, सैंपल सिलेक्शन बेस्ड ऑन द सिलेक्टिव जजमेंट, ये क्या रिसर्चर के सिलेक्टिव जजमेंट पे होता है नॉन प्रोबेबिलिटी। कह रहा है एवरीवन इज द पॉपुलेशन हैज द इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड, इक्वल चांस मिलता है प्रोबेबिलिटी में, इसमें इक्वल चांस नहीं मिलता है। कह रहा है व्हेन यूज्ड व्हेन सैंपलिंग हैज टू बी रिड्यूस्ड, बायसनेस कम करना है तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, बायस्ड रहना है तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। कह रहा है यूजफुल व्हेन पॉपुलेशन इज डाइवर्स, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग सॉरी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यूज करते हैं, जब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो तो रैंडम सैंपल वेरिएबल यूज करेंगे ना। हाँ, कह रहा है यूजफुल व्हेन द पॉपुलर हैज एन लिमिट सिमिलर ट्रेट, कह रहा है यूज टू क्रिएट एक्यूरेट सैंपल, एक्यूरेट सैंपल के लिए प्रोबेबिलिटी वेरिएबल सॉरी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, और जो सैंपल डज नॉट एक्यूरेट नहीं आता है उसमें क्या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। फाइंडिंग द राइट रिस्पोंडेंट इज नॉट इजी, फाइंडिंग द रिस्पोंडेंट इज इजी। देखिएगा जी, सिंपल सा बात समझिएगा, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब रैंडम सैंपलिंग जहां इक्वल चांस है डेटा को कलेक्ट करने के लिए। आप जाइएगा किसी से अनजाने से नहीं पूछेगा, अपने से डेटा कलेक्ट कर लीजिएगा, और कैसे जो भी डेटा होगा वो ऐसे ही कलेक्ट कर लीजिए। जैसे 1000 बच्चों का आपको लेना है कलेक्शन, तो क्लास में गए 1000 बच्चों में से अचानक से किसी को भी उठाया और 10 सैंपल ले लिया और हमने मान लिया क्या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। लेकिन आपके क्लास में गए 100 बच्चे में से आपको क्या लेना था, कलेक्शन करना था 10 का, आप 10 को जानते थे, उसी 10 को उठाया जिसको आप जानते थे ताकि आपको डेटा मिल सके, उसको हम क्या बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बोलते हैं। अब देखिएगा इसका टाइप दिए गए हैं, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग और मल्टी स्टेप सैंपलिंग। ये क्या है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। पर्पसिव सैंपलिंग, कन्वीनियंस सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग और कोटा सैंपलिंग, ये सैंपलिंग क्या हो गए, ये सर सैंपलिंग सब हो गए सर नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। आइएगा एक एक करके पहले समझते चलते हैं, नहीं। हाँ जी सर, तो सबसे पहले क्या सिंपल रैंडम सैंपलिंग है। बोल रहा है कि इन्वेस्टर कभी भी ये डिसीजन नहीं ले सकता कि कौन सैंपल लेना है, कौन सा लेना है, नहीं लेना है। इसका मतलब इक्वल चांस देंगे तो उसको हम लोग सिंपल रैंडम सैंपलिंग कहेंगे।
दूसरा क्या, दूसरा बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, मतलब मेथड इज यूज्ड व्हेन द यूनिट्स यूनिवर्स आर हेट्रोजीनियस। देखिएगा स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में हमेशा हेट्रोजीनियस सैंपल होता है, याद रखिएगा हेट्रोजीनियस। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर ले लूं, हाँ सर आइए हमको एग्जांपल दिखाइए, आइएगा देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक मिनट नीचे होगा खाली जगह, देखता हूँ। हाँ देखिए, अब देखिए स्ट्रेटिफाइड सैंपल को कैसे लिखते हैं। मान लेते हैं 1500 का पॉपुलेशन है, अब उसमें से हमें क्या करना है, 10% पॉपुलेशन लेना है। ठीक है, मान लेते हैं 150 का सैंपल लेना है, तो अब इसमें से 3 निकाल लीजिए। इसमें से मान लीजिए कि मैन, वीमेन और बोथ, ठीक है, लेना है। ठीक है, ये चिल्ड्रेन ऐसा मान लीजिए। अब मैन 10% लेना है, तो कैसे मान के चलें सर, इसको हम 500 मान लेते हैं, इसको हम 700 मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं 300, तो 1500 हो जाएगा। अब उसका सर हमको कितना लेना है, 10% लेना है, तो 500 का 50 ले लिए, ये 70 ले लिए, और ये 30 ले लिए। ठीक है, ये देखिए, अब इन तीनों को कलेक्ट करके जो हम डेटा ले लेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग बोलते हैं। नहीं, स्ट्रेटा बना लिया हमने और उस स्ट्रेटा के बेस पर सैंपलिंग लिया, तो इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस के बेस पर। नहीं, जो यूनिवर्स में हेट्रोजीनियस के बेस पर सैंपल डेटा कलेक्ट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर स्ट्रेटिफाइड। दूसरा है सिस्टमैटिक सैंपल सैंपलिंग। सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग मतलब ऑल द आइटम ऑफ यूनिवर्स आर सिस्टमैटिकली अरेंज्ड नंबर एंड देन सैंपल यूनिट आर सेलेक्टेड। पूरा सारा नंबर क्या हो, सिस्टमैटिक तरीके से हो, और उसको हम सेलेक्ट कर लें तो उसको हम बोलते हैं जी सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। उसके बाद क्या, मल्टी स्टेज सैंपलिंग। मल्टी स्टेज सैंपलिंग मतलब सर एक स्टेज से दूसरा स्टेज, दूसरा स्टेज से तीसरा स्टेज, मतलब नहीं बढ़ते जाता है। नहीं, जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल की एग्रीकल्चर का आइडिया हमको लेना है, तो हम पहले झारखंड गए, फिर उसके बाद उसके झारखंड के डिस्ट्रिक्ट में गए, डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक में गए, ब्लॉक से विलेज में गए, विलेज से गांव में गए, तो ये क्या हो गया, ये मल्टी स्टेज सैंपलिंग इसको बोलते हैं, वहां से डेटा कलेक्ट करके लाना। और फिर है क्लस्टर। क्लस्टर सैंपलिंग में कुछ नहीं होता है, इसमें होता है, इसको बोलते हैं होमोजीनियस। नहीं, होमोजीनियस, जैसे क्लस्टर अभी उसमें हेटेरोजेनियस था, तो होमोजेनियस का क्या मतलब हुआ सर, ये भी बता देता हूं, 1 मिनट रुक जाइए देखिएगा। आइएगा, हाँ देखिएगा जी, मान लेते हैं 100 लोग के पॉपुलेशन है, हमने क्या किया, 20-20 लोगों में 5 डेटा बांट दिए, 20 यहाँ, 20 यहाँ का कलेक्शन ले लिया, 20 यहाँ सैंपल ले लिया, 20 यहाँ ले लिया, और 20 यहाँ ले लिया। अब ये 20 ऐसा नहीं कि हमने अपने मर्जी से चुना, 20-20 को बोला, 100 से सिलेक्शन था, मैंने 20-20 को कोई भी कहीं से भी उठाया और 20-20 का कलेक्शन बना दिया। अब उसमें से कोई भी एक डेटा लेके हमने क्या कर ली, सैंपलिंग कर ली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लस्टर सैंपलिंग बोलते हैं। नहीं, हाँ जी सर। अब आइएगा नेक्स्ट, देखिएगा अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की बात कर रहा है, तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग सबसे पहला बोल रहा है कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग वो सैंपलिंग होता है जो हम अपने इजीनेस के हिसाब से उठा लेते हैं। जैसे अगर हमको मान लेते हैं कि हम किसी मॉल में गए और वहां पे हमको कोई रिसर्च करना था और वहां उस बेसिस पर हमको कोई डेटा मिल गया, हम उठा लिए वहां से उस डेटा को। दूसरा होता है जजमेंट सैंपलिंग। जजमेंट सैंपलिंग वो सैंपलिंग होता है जब हम ऑब्जर्व करके क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेटर का जजमेंट के बेसिस पर सैंपलिंग कलेक्ट कर लेते हैं। तीसरा है कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग में क्या होता है सर, हम कोटा के बेसिस पर हम सैंपलिंग क्या करते हैं, ये कर लेते हैं, बोलता है इन्वेस्टिगेटर असाइन टू डिफाइंड कोटा अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया। किसी क्राइटेरिया के बेस पर हम डिसाइड कर लिए क्या कि हम सैंपल ले लेंगे, जैसे जेंडर, रिलीजन है ना, पॉपुलेशन, इसके बेस पर हम जो भी सैंपल डिसाइड करते हैं उसको ले लेते हैं। और लास्ट में है जी स्नोबॉल सैंपलिंग। स्नोबॉल सैंपलिंग होता है चेन सैंपलिंग भी इसको बोल सकते हैं। नहीं, हाँ जी सर, तो वो सैंपलिंग क्या होता है कि मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर पुलिस सर्च करती है क्या, एक क्रिमिनल को, अब उससे क्या होता है, लिंकअप कैसे बढ़ते चले जाता है, एक क्रिमिनल से दूसरे क्रिमिनल, दूसरे क्रिमिनल से तीसरा क्रिमिनल, नहीं वो लिंकअप, वो उस तरह के सैंपल कलेक्ट करने को बोलते हैं जी स्नोबॉल सैंपलिंग। आइएगा जी, अब है, ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग चल रहे हैं हाइपोथेसिस में। हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के टाइम में 2 तरह के एरर होते हैं, एक होता है जी टाइप 1 एरर और एक होता है जी टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर बोलते हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, राइट को अगर रिजेक्ट कर दे रहे हैं, राइट को रिजेक्ट कर दे रहे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, टाइप 1 एरर। और जब रॉन्ग को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे क्या, तो क्या बोलते हैं, टाइप 2 एरर, रॉन्ग को एक्सेप्ट कर ले हैं, तो आर टाइप 1 एरर, WA क्या बोलते हैं, टाइप 2 एरर। देखिएगा बोल रहा है कॉन्फिडेंस लेवल किसको बोलते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल बोलते हैं 1 माइनस अल्फा, इसको अल्फा एरर भी कहते हैं, टाइप 1 एरर को अल्फा एरर भी कहते हैं, टाइप 2 एरर को बीटा एरर भी कहते हैं। ठीक है, तो जब कॉन्फिडेंस लेवल हो जाता है 1 माइनस
टाइप अल्फा करते हैं तो इसको कॉन्फिडेंस लेवल आ जाता है 1 माइनस अल्फा, और 1 माइनस बीटा करते हैं तो पावर ऑफ टेस्ट बोलते हैं। देखिए टाइप 1 एरर को बोला जाता है प्रोड्यूसर्स रिस्क और टाइप 2 एरर को बोला जाता है कंज्यूमर रिस्क। तो बोल रहा है एग्जाम्पल ऑफ फायर अलार्म, बोल रहा है फॉल्स फायर अलार्म लीडिंग इनकन्वीनियंस या मिस्ड फायर अलार्म लीडिंग टू डिजास्टर। दोनों गलती है कि अगर गलती फायर अलार्म हुआ तो भी आपको इनकन्वीनियंस होगा, और अगर फायर अलार्म को मिस्ड कर दिए हम तो डिजास्टर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। दोनों क्या है, गलती है। क्या कह रहा है, सिंपल डेफिनेशन बोल रहा है, देखिएगा इनोसेंट डिक्लेयर एज गिल्टी, गिल्टी डिक्लेयर एज इनोसेंट। ठीक है, अब कंट्रोल मेथड क्या है, यूजुअली फिक्स्ड एट द परसेंटेज 1%, 5 और 10% किया जाता है। टाइप 1 एरर सिग्निफिकेंस लेवल हम जिसको बोलते हैं वो 1, 5 या 10% पे किया जा सकता है, और यूजुअली कंट्रोल होता है ज्यादा 10% से कम होता है, नहीं एप्रोप्रिएट साइज सैंपल पर। तो ये टाइप 2 एरर होता है। तो टाइप 2 एरर, टाइप 1 एरर में आप क्या ध्यान रखेंगे कि सर रॉन्ग को रिजेक्ट कर दिया टाइप 1, राइट को एक्सेप्ट कर लिया टाइप 2 एरर। अब चलिए जी, इसका एक और ग्राफ है, इसको देखिएगा। देखिएगा जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है और नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, राइट को रिजेक्ट कर दिया, ये ट्रू मतलब राइट है, राइट को रिजेक्ट कर दिया तो इसको टाइप 1 एरर बोलेंगे और फॉल्स पॉजिटिव एरर बोलेंगे, क्योंकि राइट था और उसको रिजेक्ट कर दिया तो फॉल्स पॉजिटिव। अब जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और उसको रिजेक्ट कर दिया तो सर रॉन्ग को रिजेक्ट किया तो ये तो करेक्ट डिसीजन हो गया, तो ट्रू पॉजिटिव हो गया। उसी तरह से फेल्स टू रिजेक्ट, यानी कि नल हाइपोथेसिस को क्या कर लिया, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया, और जब ट्रू था तो ट्रू था और सॉरी ये रिजेक्ट कर दिया ना। जब नल हाइपोथेसिस को आर था, रॉन्ग था और एक्सेप्ट कर लिया तो ये क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे जी रिजेक्ट। जब रॉन्ग था और एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जब रॉन्ग था और रिजेक्ट कर दिया तो ये क्या है, करेक्ट डिसीजन है। नहीं, हाँ जी सर, चले, हाँ जी बिल्कुल। तो आर आर और डब्ल्यू ए, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा जी, पैरामेट्रिक वर्सेस नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की बात करता है। दो तरीके के टेस्ट होते हैं, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। पैरामेट्रिक टेस्ट बोलते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट इज वन व्हिच हैज कंप्लीट इंफॉर्मेशन about the population parameter or can make assumption about the parameter। देखिए पॉपुलेशन के पैरामीटर के बेस पर अगर आप assumption बना सकते हैं तो उसको पैरामेट्रिक टेस्ट बोलते हैं। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या बोल रहा है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इज वन व्हिच वेयर द रिसर्चर हैज नो नॉलेज अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर, नाइदर ही कैन मेक स्पेसिफिक assumption but still required to test the hypothesis of the population। बोल रहा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट वो टेस्ट है जो क्या, जो पॉपुलेशन पैरामीटर की जिसको नॉलेज ही नहीं है, ना ही वो कुछ एजम्पशन बना सकता है और ना ही कोई हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकता है। जैसे पैरामीट्रिक टेस्ट में क्या हो गया, सर हमको पता है हमें 1000 सैंपल लेना है, 1000 सैंपल लेके बेस पर हमको क्या करना है, तो ये डिसाइड कर लेना है। लेकिन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में हमको पता ही नहीं है कि मेरा सैंपल कितना है, ठीक है, पॉपुलेशन के बारे में पता ही नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। अब देखिए इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन कंप्लीटली नोन होता है, यहाँ अननोन होता है, अभी बताया। बेसिस ऑफ टेस्ट यूज अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, द डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल इज आर्बिट्रेरी। मोटा मेजरमेंट लेवल क्या है, अप्लाइड व्हेन वेयर स्केल मेजरमेंट इज मेट्रिक। ये देखिए ये इंटरवल और रेशियो वाला स्केल मेजर करता है, और ये नॉन पैरामेट्रिक में हम नॉमिनल या ऑर्डिनल मेजर करते हैं, जहां रैंकिंग की बात की जाती है। सेंट्रल टेंडेंसी मीन के लिए होता है, किसके लिए, पैरामेट्रिक टेस्ट, और मीडियन के लिए क्या होता है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। एप्लीकेबिलिटी वेरिएबल्स होता है, या वेरिएबल और एट्रीब्यूट दोनों होता है। कोरिलेशन में कार्पिएशन का टेस्ट पैरामेट्रिक होता है, और स्पीयरमैन का टेस्ट क्या होता है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। ये सिर्फ चार्ट से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया है, सो इतना इंपॉर्टेंट ये चार्ट है, इसको आप जरूर देखिएगा, है ना, मैं आपको चार्ट भेज दूंगा। चलिए जी नेक्स्ट चलें, हाँ जी सर, अब आगे देखते हैं। ये देखिएगा पैरामेट्रिक टेस्ट में 4 तरह के टेस्ट, टी टेस्ट, अनपेयर टी टेस्ट, वन वे एनोवा, जिसको आप इसको एफ टेस्ट भी कह सकते हैं, और पियर्सन कोफिशिएंट टेस्ट, मतलब ये हो गया। फिर विल्किंस एंड रैंक टेस्ट, मैन विटनी यू टेस्ट, कुर्कल वाइज एच टेस्ट और पियर्सन कोफिशिएंट, ये 4 टेस्ट हो गए क्या, नॉन पैरामेट्रिक। यहाँ एक काय स्क्वायर छूट गया, क्योंकि काय स्क्वायर कभी कभी पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक दोनों टेस्ट हो जाता है, नहीं, हाँ जी सर। तो कारक इसीलिए क्या टेस्ट को क्या करते हैं, काय स्क्वायर और दोनों तरीके का टेस्ट में कंसीडर करते हैं। अब आगे आइएगा, देखिएगा जी, पैरामेट्रिक टेस्ट में क्या गया, इंडिपेंडेंट टेस्ट, टी टेस्ट, वन वे एनोवा, रिपीटेड मेजर्स एंड पियर्सन, ये सेम चीज, वही चार्ट है एकदम ऊपर एक जैसा वाला। अब देखिएगा बोल रहा है पैरामेट्रिक टेस्ट व्हेन डू यू यूज विच, कब यूज करते हो। देखो इसको पैरामेट्रिक में कंसीडर किया, अनोवा को यूज करते हैं जब कंपेयर करते हैं 2 से ज्यादा सैंपल्स के मीन को, नहीं। काय स्क्वायर टेस्टिंग गुडनेस फिट तब
एफ टेस्ट यूज करते हैं कंपेयरिंग वेरिएंस ऑफ टू सैंपल्स, और फिर क्या टी टेस्ट यूज करते हैं जब कंपेयर करते हैं मीन वैल्यू को, है ना ये, और जेड टेस्ट यूज करते हैं टी टेस्ट बट वो लार्ज सैंपल के लिए नहीं। हाँ जी सर, अब देखिएगा एक एक करके थोड़ा थोड़ा टेस्ट के बारे में और डिटेल में जान लेते हैं, जितना आएगा उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा पढ़ने का जरूरत भी नहीं। देखिएगा जी, सबसे पहले हम पैरामीट्रिक टेस्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले पैरामीट्रिक टेस्ट में क्या आ जाएगा, टी टेस्ट। टी टेस्ट, टी टेस्ट में क्या होता है सर, बोलता है स्टैंडर्ड डेविएशन यहां नोन नहीं होता है बट मीन नोन होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन नोन, मीन अननोन, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन नॉट नोन, मीन नोन, वही मेरे को लगा कहां गलती कर रहा हूं। पहला, दूसरा क्या, ये टी टेस्ट होता है स्मॉल सैंपल टेस्ट होता है, स्मॉल सैंपल टेस्ट होता है जब टेस्ट कितना आपका 30 से कम हो, 30 से कम हो सैंपल, तो तब इसका यूज करते हैं। किसने दिया, विलियम गॉसेट ने दिया था, विलियम गॉसेट ने दिया था ये। पांचवा क्या, पांचवा इसको टी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट भी बोलते हैं। यही 5-6 चीज आपको याद रखना है, किसके लिए है, सिग्निफिकेंट बिटवीन टू मीन ऑफ ग्रुप, 6 डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स, दो ग्रुप के मीन को टेस्ट करने के लिए इसको किया जाता है यूज। एक तो हो गया ये टी टेस्ट। अब आ जाइए थी क्या, अब आ जाते हैं जेड टेस्ट। जेड टेस्ट सिमिलर एज टी टेस्ट, बस ये लार्ज सैंपल टेस्ट के लिए होता है। लार्ज सैंपल टेस्ट मतलब 30 से ज्यादा, 30 से ज्यादा सैंपल के लिए। और क्या, इसको सर यहां पे वेरिएंस नोन होता है और एकदम सिमिलर होता है किसके जगह, सिमिलर एज टी टेस्ट, ठीक है। हाँ जी सर, अब नेक्स्ट चलिए जी एफ टेस्ट की बात करते हैं। इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, इस ये लास्ट है, मतलब एक्सट्रीम है। अब देखिएगा जो एफ टेस्ट होता है तो दो पॉपुलेशन के वेरिएंस को चेक करने के लिए होता है, टू पॉपुलेशन के वेरिएंस को चेक करने के लिए होता है, ठीक है। बस इससे ज्यादा नहीं याद करना है। अनोवा क्या होता है, इसको एनालिसिस ऑफ वेरिएंस बोलते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस बोलते हैं, ठीक है। ये होता है मोर देन टू पॉपुलेशन के मीन के लिए, मीन चेक करने के लिए होता है, मोर देन टू पॉपुलेशन। बस इससे ज्यादा नहीं याद करना है, ठीक है। यही आपका की पॉइंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलें। हाँ जी सर, काय स्क्वायर टेस्ट, सर काय स्क्वायर टेस्ट हमको दोनों बोलते हैं, इसको पैरामीट्रिक कहा जाता है और नॉन पैरामीट्रिक भी कहा जाता है। सर तो काय स्क्वायर टेस्ट पैरामीट्रिक कब, सर पैरामीट्रिक टेस्ट तब होता है जब व्हेन टेस्ट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस ऑन द बेसिस ऑफ स्मॉल साइज या स्मॉल साइज के वेरिएंस के बेसिस पर टेस्ट किया जाए तो पैरामीट्रिक। और इसको जब काय स्क्वायर नॉन पैरामीट्रिक होता है जब टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ डेटा हो, गुडनेस ऑफ फिटनेस की बात हो, है ना, गुडनेस ऑफ फिटनेस की बात हो, तब होमोजेनिटी ऑफ सैंपल की बात हो, होमोजेनिटी ऑफ सैंपल की बात हो। सर राइटिंग थोड़ा देख लीजिएगा, मेरी राइटिंग बहुत खराब है, ठीक है। टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ डाटा की बात हो, इंडिपेंडेंस ऑफ डेटा की बात हो, ठीक है। तब ये क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं काय स्क्वायर टेस्ट, ठीक है, इस बेसिस पर। तो ये क्या हो गया, ये आपका टेस्ट हो गया। हाँ उसके बाद आ जाइए जी, ये तो था नॉन पैरामीट्रिक ना, नॉन पैरामीट्रिक। अब आ जाइए मैन विटनी टेस्ट। मैन विटनी जिसको यू टेस्ट भी बोलते हैं, ये क्यों है, ये है सर डिफरेंस को एनालाइज करने के लिए किसके बीच में, मीडियंस ऑफ टू डेटा सेट्स, टू डेटा सेट्स के मीडियन के डिफरेंस को एनालाइज करने के लिए है ये, नहीं। हाँ जी सर, और उसके बाद है क्रूसिकल
वालिस टेस्ट। ये क्यों है सर? ये है जी अल्टरनेटिव है किसका? वन वे अनोवा का, अल्टरनेटिव टू वन वे अनोवा। और ये क्या करता है? दो से ज्यादा ग्रुप के मीडियंस के को चेक करता है, मोर देन टू ग्रुप्स ऑफ मीडियन, मोर देन टू ग्रुप्स मीडियन। ठीक है, ये हो गया जी। चलें, हाँ जी, आइए जी अब आते हैं आपके सामने और करते हैं इसकी पर्दाफाश। हाँ जी, उम्मीद करता हूं इस 1.5 घंटे में मैंने सारा स्टैटिस्टिक्स आपका कवर कर दिया हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कीजिएगा क्योंकि ये सारा नोट्स मैं उसी में डाल दूंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पॉडकास्ट सीरीज में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।